एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट वंशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। खैर, फैन फिक्शन आपको जैसा भी लगे, आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। ये फैन फिक्शन ओमेगा वर्स होने वाली है। दैट मीन्स यहाँ पे विंग ओमेगा और फांगजी अल्फा है। ओके, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी थी और घड़ी में अलार्म बजने के साथ ही चांग से सारन, जो कि ओमेगा विवुशियान की मॉम है यहाँ पे, वो वींग को जगाने के लिए उसके कमरे में आ जाती हैं। चांग से सारन अपने बेटे को जगाते हुए कहती हैं, वींग, आइम, उठो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, उठ जाओ मेरे बच्चे। जहाँ वींग अपनी मॉम को पकड़ लेता है और उनके गोद में सर रख के कहता है, मॉम मुझे सोने दो ना। तभी चांग से सारन कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, चलो उठ जाओ। ये कह के वो उसके बालों को रफल कर देती हैं और वो नाश्ता बनाने के लिए चली जाती हैं। इधर विंग आंखें मलते हुए उठता है और उबासी लेते हुए कहता है, उफ, एक और बोरिंग डे, मुझे स्कूल जाना होगा और फिर से उन मनहूसों की शक्ल देखनी होगी। खैर, कोई बात नहीं। विंग अपने बेड से उठता है और आलसी मन के साथ वॉशरूम में चला जाता है। विंग आधे घंटे बाद फ्रेश होके रेडी होके नीचे आता है, जहाँ पे उसकी मॉम ऑलरेडी नाश्ता बना चुकी थी। विंग अपनी मॉम के साथ नाश्ता करता है, जहाँ विंग भुक्कड़ों की तरह 2 आदमी का खाना अकेले खा रहा था। विंग जल्दी जल्दी खा रहा था, जिसपे उसकी मॉम कहती है, विंग आराम से खाओ और तुम अपने खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। विंग, तुमने अपनी शरीर देखा है? तुम्हारे एज के अकॉर्डिंग तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा हो चुका है। विंग, तुम ओवर वेट हो चुके हो। इस पर विंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है मामा, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। इस पे चांग से सारन कहती है, सीरियसली विंग, 15 की उम्र में 55 kg का वेट लेके तुम घूम रहे हो और तुम कहते हो कि तुम बिल्कुल फिट हो? विंग, अपने आप को देखो। इस पे विंग कहता है, मॉम, जब मुझे खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दुनिया को भी नहीं होनी चाहिए। इस पे चांग से सारन कहती है, खैर, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। खैर, आराम से खाओ और ठीक से स्कूल जाना, ओके। जहाँ वीन और चांग से सारन दोनों मिलकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। देन चांग से वीन को उसके स्कूल छोड़ती हैं और खुद अपने स्कूल के लिए निकल जाती हैं। दरअसल यहाँ पे चांग से सारन एक टीचर हैं। वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। वो और वीन एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट है, एक मिडिल क्लास लाइफ। और यहाँ वीन, जो कि एक ओमेगा है, जिसकी एज अभी 15 साल है, और वहीं वीन बहुत ही ज़्यादा चौबी सा है, आई मीन फैटी सा है। वीन को खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसे टेंशन हो, हैप्पीनेस हो या फिर वो सैड हो, कुछ भी हो, उसे बस हर वक्त खाते रहने की आदत है, जिस कारण 15 की उम्र में 55 का वेट हो चुका है उसका। बट वीन को कोई बुली नहीं कर सकता, क्योंकि वीन बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। वो पढ़ने में भी काफ़ी तेज है। वीन गुसू सिटी के सबसे बड़े स्कूल क्लाउड रेसेस स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पे सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ते हैं। वीन वहाँ अपनी स्कॉलरशिप की बदौलत पढ़ रहा है। वो अपनी एज से बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वीन, जो कि अभी क्लास 10th में है। खैर, ये तो था वीन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। विंग अपने क्लास में आ जाता है, जहाँ क्लास में आते ही उसे उसका फ्रेंड नी हुए सांग मिल जाता है, जो उसे देखते ही उसके पास आके कहता है, हे गुड मॉर्निंग विंग। इस पे विंग कहता है, गुड मॉर्निंग। तभी नी हुए सांग कहता है, वैसे विंग, कल तुम आए क्यों नहीं थे? तुम्हें पता है, कल मैं अपना होमवर्क करके नहीं आया था और मुझे टीचर से डांट पड़ी। अगर तुम रहते तो मैं जल्दी से आंसर्स कॉपी कर लेता। इस पे विंग कहता है, वैसांग, तुम्हें खुद से होमवर्क करनी चाहिए। जिस पे वैसांग कहता है, नहीं, मुझसे तो ये नहीं होने वाला। तुम जानते हो, मुझे पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे तो एक राइटर बनना है और मुझे स्टोरीज लिखना काफ़ी पसंद है।
ये पढ़ाई वढ़ाई मुझसे नहीं होती। पर मेरे गगा, वो तो इस बात को समझेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे नी हुसांग, वो भी एक रिच फैमिली से आता है, बट हाँ, वो कोई अकड़ू या घमंडी नहीं है। वो वीन का बेस्ट फ्रेंड है। तभी वीन कहता है, दरअसल मैं कल एक स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट देने गया था। इस पे नी हुसांग पूछता है, वो कैसा टेस्ट? तुम्हें तो ऑलरेडी यहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है, और ये तो गुसू की सबसे बड़ी स्कूल है। जिस पे वीन कहता है, आई नो कि ये सबसे अच्छी स्कूल है, बट हमारा 10th होने वाला है और मैं 10th के बाद किसी अच्छे फॉरेन स्कूल से पढ़ना चाहता हूँ, आगे बिजनेस की पढ़ाई। इसीलिए मैंने एग्ज़ाम है, देखता हूँ अगर मुझे कहीं फॉरेन में किसी अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं वहाँ चला जाऊँगा स्टडी करने। अगर नहीं मिली तो ये तो ऑलरेडी वुसू का सबसे फेमस स्कूल है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे हुएसांग कहता है, वीन तुम कितनी मेहनत करते हो? इस पे वीन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे करना ही है। आफ्टर ऑल मुझे किसी से बदला लेना है, और खैर मुझे मेरी मॉम को भी हैप्पीनेस देना है जो वो डिजर्व करती हैं। इस पे हुएसांग कहता है, समझ गया, अब चलो क्लास में चलते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। वीन जैसे ही अपनी क्लास के गेट पे आता है कि तभी कोई उसका रास्ता रोक देती है, और ये कोई और नहीं बल्कि यानली थी। अब यानली का और वीन का यहाँ क्या रिश्ता है, ये तो आगे पता चलेगा। यहाँ यानली भी एक ओमेगा है। यानली शहर के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन फैमिली जियांग फेंगमियांग और मैडम यू की बेटी है, और उसका एक भाई भी है जिसका नाम जियांग चेंग है, जो कि अल्फा है, बट वो यानली से 1 साल छोटा है। यानली हमेशा वीन को बुली करती है, हालांकि वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वीन बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। वो किसी को भी खुद को बुली नहीं करने देता। तभी यानली, जो कि वीन का रास्ता रोकते हुए कहती है, ओह तो तुम आ गए, सो कॉल्ड फैटी ओमेगा। हैशटैग अगली। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम जैसे अगली और फैटी लोगों को पता नहीं इस स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया। आई थिंक प्रिंसिपल सर को हमारे स्कूल के रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तभी तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को एडमिशन्स दे देते हैं। इस पे विंग कहता है, क्या करे प्रिंसिपल सर, उन्हें भी पता है कि तुम जैसे रईसों को एडमिशन देने के बाद तुम लोगों से तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, तो आफ्टर ऑल स्कूल का इमेज बचाने के लिए उन्हें हम जैसों का ही तो सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ही तो टॉप करके इस स्कूल की इमेज और मेंटेन रेप्यूटेशन को मेंटेन करके रखा है। तुम लोग तो सिर्फ पैसे भरने के लिए हो, है ना? सही कहा ना? ये सुनते ही यानली को गुस्सा आता है। तभी वीन कहता है, अब तुम्हारा हो गया हो तो चुपचाप सामने से हट जाओ, वरना मैंने धक्का दिया ना तो सूखी ककड़ी की तरह कहीं जाके गिरोगी, समझी? हटो यहाँ से। ये कह के वीन एटीट्यूड के साथ अपने क्लास में एंट्री लेता है और जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। यानली, जो कि पूरी तरह से आग बबूला हो चुकी थी, तभी उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, तुम कभी भी इसे बुली नहीं कर पाती, है ना? इस पे यानली कहती है, तुम देखना, मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। तभी क्लास में बच्चे हल्ला करने लगते हैं, अरे लैनवांग जी आ गया, वो देखो लैनवांग जी आ गया। और सभी लड़कियां और बच्चे दौड़ के उसके पास चले जाते हैं। वीन और नीहसांग वो अपनी सीट पे ही बैठे हुए थे। तभी नीहसांग कहता है, पता नहीं ये पूरा क्लास लैनवांग जी के पीछे ऐसे पागल क्यों है। मुझे तो वो एक नंबर का एरोगेंट और रूड पर्सन लगता है। इस पे वीन कहता है, ये तो है। तभी नीहसांग कहता है, अब बस भी करो, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सीक्रेटली उसे लाइक करते हो। इस पे वीन घबराते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे न्यूहेसांग कहता है, कम ऑन वीइंग, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस पे वीइंग कहता है, पर कोई फायदा नहीं है, वो कभी भी मेरी तरफ तो नहीं देखने वाला। इस पे न्यूहेसांग कहता है, क्योंकि उसे अच्छी चीजों की परख ही नहीं है, उसे तो वो सूखी ककड़ी यानी ही पसंद आने वाली है। सारा स्कूल जानता है
कि लैन वांगजी और यानली वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। इस पे विंग थोड़ा सैड हो जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो कंटिन्यू अपना बुक निकालता है और पढ़ने में बिजी हो जाता है। इधर यानली जो कि वांगजी के आते ही दौड़ के उसके पास जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, हे वांगजी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इस पे वांगजी कहता है, मैंने भी, और वो भी उसे हक बैक कर लेता है। यानली दूसरों के सामने थोड़ा शो ऑफ करती है एंड वो लोग जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तभी क्लास में टीचर आते हैं। सभी चुपचाप पढ़ने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीत के लंच का टाइम होता है जहाँ सभी कैंटीन में बैठे हुए थे। वांगजी अपने फ्रेंड्स और यानली भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही टेबल पे वो लोग बैठे हुए थे। वो लोग अपना अपनी बातें कर रहे थे आपस में। और इधर वीन जो कि कैंटीन काउंटर से अपना फूड लेके आ रहा था। यानली की नजर वीन पे जाती है और उसे गुस्सा आता है। ये वो बदला लेने का सोचती है। जैसे ही वीन अपना फूड लेके यानली के टेबल को क्रॉस कर रहा था कि यानली अपना पैर बीच में लगा देती है। पर वीन जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो यानली के पैर को नोटिस कर लेता है और उसमें लग के गिरने के बजाय वो यानली के पैर पे पैर रख देता है, जिस कारण यानली पूरी तरह से छटपटा जाती है और वो गुस्से में चीखते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। इस पे वीन कहता है, उप्स, सॉरी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सिटिंग मैनर्स भी नहीं आते हैं। तुम अपना पैर यूं बीच रास्ते में रखोगी तो यही होगा ना। ये कह के विंग अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। यानली जिसकी सभी फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती हो जाती है, इसलिए वो गुस्से में उठ के जाती है और विंग के पास जाके कहती है, यू पुअर ओमेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। इस पे विंग कहता है, मैंने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की। इस पे यानली कहती है, ओह, काफी ज्यादा जबान तेज हो गई है तुम्हारी। वैसे मुझे समझ नहीं आता, हो तो तुम एक नंबर के फटीचर पुअर जो पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप का यूज कर रहा है। फिर तुम्हें इतना खाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं जो खा खा के इतने मोटे हो गए हो। इस पे विंग कहता है, मैं जहाँ से भी लाऊं और जैसे भी खाऊं, कम से कम किसी का हक तो नहीं छीनता हूं ना। यानली को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को एक थप्पड़ मार देती है। इस बात पे विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में का जूस लेके यानली के ऊपर डाल देता है और वहां से चला जाता है। इस वजह से यानली की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। यानली गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर यानली वॉशरूम में अपने आप को क्लीन कर रही थी और गुस्से में मिरर में खुद को देख रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है और कहती है, हे, तुम्हें उस ओमेगा को सबक सिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल उसकी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पे यानी कहती है, हाँ, पर मैं कुछ भी करूँ, ये हमेशा बच के निकल जाता है। इस पे उसकी एक फ्रेंड कहती है, वैसे मैंने आज एक बहुत ही काम की बात सुनी है। इस पे यानी कहती है, और वो क्या। जिस पे उसकी फ्रेंड कहती है, मैंने सुना है कि वो फैटी वीन तुम्हारे बॉयफ्रेंड लैन वांगजी को लाइक करता है। ये सुनते ही यानली उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, उसकी इतनी हिम्मत। इस पे वो लड़की कहती है, हाँ, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। तभी यानली कहती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर डालेगी। इस पे वो लड़की कहती है, कम ऑन यानली, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम इस बात का फायदा उठा सकती हो और उस ओमेगा को सबक सिखा सकती हो। इस पे यानली कहती है, और वो कैसे। जिस पे वो यानली को कुछ बताती है, जिसे सुन के यानली एक स्मिक करती है और कहती है, डन, अब देखती हूँ। बहुत घमंड है ना उस ओमेगा को, मैंने भी उसका घमंड चकनाचूर न किया तो देखना। ये कह के यानली वहां से चली जाती है।
के बाहर आते ही वांग जी, जो कि यानली का वेट कर रहा था, वो उसके आते ही कहता है, हे तुम ठीक हो? जिस पे यानली वांग जी को इग्नोर कर देती है। वांग जी उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, कम ऑन, मुझे बताओ भी ना, क्या हुआ है? इस पे यानली कुछ भी नहीं कहती और वो सीधे अपने घर चली जाती है। इधर घर पे आने के बाद यानली अपने कमरे में थी। तभी वांग जी उसे मैसेज करता है जिसमें लिखा था, हे चलो हम मूवी देखने चलते हैं। पर यानली उस मैसेज को देखती है और उसे इग्नोर कर देती है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यानली को हुआ क्या है। वो सडनली उसे इतना इग्नोर क्यों करने लगी है। अगले दिन स्कूल में वांग जी, जो कि पहले ही आ गया था, वीन और नीवेसांग, जो कि ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए थे, वैसे ही जैसे ही यानली क्लास में आती है कि वांग जी तुरंत उठ के यानली के पास जाते हुए कहता है, यानली तुम्हें क्या हुआ है? तुम कल से मुझे इग्नोर कर रही हो, प्लीज मुझे बताओ एटलीस्ट तुम्हें क्या हुआ है। वीन ये सब कुछ देख रहा था, जिसे देख के उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन तो फील होता है। आफ्टर ऑल वो वांग जी को सीक्रेटली काफी लाइक करता है। पर विंग अपना फेस टर्न कर लेता है। यानली ये देख के एक स्मित करती है और वांग जी को बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वांग जी उसके पीछे पीछे आता है। यानली स्कूल के गार्डन में आती है और एक बेंच पे जाके बैठ जाती है, जहाँ वांग जी उसके पास बैठता है। जिसके बाद यानली कहती है, क्या हुआ? इस पे वांग जी कहता है, ये तो तुम बताओगी, तुम कल से मुझे इग्नोर कर रही हो। इस पे यानली कहती है, वांग जी तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। इस पे वांग जी कहता है, ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पे यानली कहती है, फिर तुम देखते रहते हो हर बार वो फैटी ओमेगा मेरी कितनी इंसल्ट करता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कहते, तुम कभी भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं करते। इस पे वांग जी कहता है, पर यानली हमेशा तुम ही उससे फाइट करने पहले जाती हो, तुम्हें क्या जरूरत है? उसे छोड़ दो ना उसके हाल पे, हमें क्या करना है उस फैटी से। इस पे यानली कहती है, कल कल उसने मेरी कितनी गंदी इंसल्ट की थी, ये तो तुमने देखा था ना। इस पे वांग जी कहता है, ये तो है। जिस पे यानली कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें उससे बदला लेना होगा। इस पे वांग जी कहता है, ओके, और मुझे क्या करना है? इस पे यानली कहती है, तुम्हें उस वीन, उसका बॉयफ्रेंड बनना होगा, उससे प्यार का नाटक करना होगा एंड देन उससे ब्रेकअप करना है। इस पे वांग जी कहता है, नो वे, मैं उस फैटी ओमेगा से प्यार का नाटक नहीं कर सकता। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ यानली, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पे यानली कहती है, देन मुझसे बात ही मत करो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, वरना तुम ऐसा जरूर करते। इस पे वांग जी कहता है, बट वो फैटी ओमेगा, मैं उसे पसंद नहीं करता, तुमने उसे देखा है। इस पे यानली कहती है, हाँ, और वही फैटी ओमेगा जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सुबह शाम टॉर्चर करते हैं, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। इस पे वांग जी कहता है, ओके फाइन, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस पे यानली कहती है, हाँ। इस पे यानली कहती है, ठीक है, तो तुम अभी से ही इस काम पे लग जाओ, और हाँ, उसके सामने या फिर अब स्कूल में हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ताकि सबको लगे कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है? इस पे वांग जी कहता है, फाइन। अब वो दोनों वापस क्लास में आते हैं, जहाँ क्लास में आने के बाद वो दोनों अलग अलग बैठे थे, जिस बात पे पूरे क्लास में आपस में बातें होने लगती है, क्योंकि सभी जानते थे कि यानली और वांग जी स्कूल के सबसे फेमस कपल हैं और वो दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। बट उन दोनों को ऐसे अलग देख के आपस में गॉसिप होने लगती है। वीन, जो कि इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता और वो चुपचाप अपना क्लास करने लगता है। वहीं लंच के टाइम पे, जहाँ आज याली अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वहां बैठी हुई थी, वहीं वांग जी अपना कैंटीन से लंच लेता है और वो जाके वीन के टेबल के पास कहता है, हे एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वीन वांग जी को देख के
विंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो घबराते हुए कहता है, हाँ बैठ सकते हो। इस पे वांग जी स्माइल करता है और उसके पास आके बैठ जाता है। वांग जी जो कि उसके पास बैठते हुए कहता है, ओह सॉरी, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? इस पे विंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी नी वैसांग कहता है, वैसे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम तो हमेशा अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठते हो ना? इस पे वांग जी कहता है, हम्म, पर आज मुझे वहां नहीं बैठना। इस पे नी वैसांग कहता है, तो कहीं और जाके बैठो ना, यहाँ क्यों आए हो? तभी विंग कहता है, वैसांग इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बैठ सकते हो। इस पे वांग जी कहता है, थैंक्स। विंग जिस पे विंग कहता है, तुम्हें मेरा नाम पता है? इस पे वांग जी कहता है, ऑब्वियसली हम एक ही क्लास में हैं तो मुझे तो तुम्हारा नाम पता होगा ही। इस पे विंग कुछ भी नहीं कहता। वो लोग अपना लंच फिनिश करते हैं। लंच के बाद वो लोग वापस से क्लास में जाते हैं। जहाँ जब क्लास खत्म हो जाती है तभी वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है, हे विंग। इस पे विंग कहता है, जिस पे वांग जी कहता है, दरअसल तुम्हें पता है ना कि मैं 2 दिन से एब्सेंट था, तो क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकते हो? अ, मेरी हेल्प हो जाती। यू नो मैंने पीछे का कुछ भी नहीं नोट किया है। इस पे विंग कहता है, ओके ठीक है, और विंग अपने नोट्स उसे दे देता है। विंग जो कि मन ही मन काफी हैप्पी था। इधर विंग जो कि आज घर आता है तो उसके फेस पे बहुत ही ब्राइट स्माइल थी। उसकी मॉम विंग को देखते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रहे हो तुम, सब ठीक तो है ना? इस पे विंग कहता है, हाँ मॉम, बस आज मेरा स्कूल में दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा गया। इस पे चांगसे सारन कहती है, क्या बात है, वेल मैं हैप्पी हूँ कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। इस पे विंग कहता है, हाँ, और वो अपने कमरे में आ जाता है जहाँ विंग आज बहुत ही ज्यादा हैप्पी था क्योंकि पहली बार उसके क्रश ने उससे बात जो की थी। अब अगले दिन फिर से स्कूल में, जहाँ वांग जी विंग के बगल वाली बेंच पे आके बैठ जाता है। वो विंग को नोट्स लौटाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच विंग, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। इस बात पे विंग ब्लेस कर जाता है और कहता है, कोई बात नहीं। जहाँ वांग जी आज विंग के बगल में ही बैठा था, वो क्लास में भी बीच बीच में विंग से बातें करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ विंग जो कि वांग जी की इन सब बातों से अंदर ही अंदर काफी हैप्पी था। वहीं न्यू हेसांग विंग से कहता है, विंग तुमने नोटिस किया, कल से ये वांग जी तुम्हारे आसपास कुछ ज्यादा ही मंडरा रहा है। ऐसे तो इतने सालों से हम इसी स्कूल में साथ में पढ़ रहे हैं, बट इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और अब देखो। इस पे विंग कहता है, हाँ ये तो है, बट छोड़ना क्या जाता है हमारा। इस पे न्यू हेसांग कहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। विंग इससे बच के रहना, इसके झांसे में बिल्कुल मत आना। इस पे विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, ये यानली का बॉयफ्रेंड है। इस पे हुसैन कहता है, तो इसीलिए इससे थोड़ा दूर ही रहना। इस पे विंग कहता है, ठीक है अब चल। और वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ आज उनके स्कूल में अनाउंसमेंट होता है कि स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है अगले 1 मंथ के लिए। तो आप सभी को आपके हॉलीडे होमवर्क्स असाइन किए जाएंगे, जहां आप लोगों को 2-2 के पेयर में एक प्रोजेक्ट बनाना है और बाकी सारे होमवर्क्स खुद से करने हैं। टीचर जो कि ये अनाउंस कर देते हैं और वो उन सभी बच्चों को उनके होमवर्क्स असाइन कर देते हैं। सभी बच्चे काफी हैप्पी थे क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें 1 मंथ का ब्रेक जो मिलने वाला था। इधर जैसे ही छुट्टी होती है, ऐसे ही वेन्निंग जो कि विंग की ही क्लास में था, और वेन्निंग जो कि एक अल्फा है, वो नी वेसांग के पास आते हुए कहता है, हे वेसांग, तुम वेकेशंस पे क्या कर रहे हो? इस पे वेसांग कहता है, वेल मैंने कुछ सोचा नहीं है। जिस पे वेन्निंग कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाहोगे? इस पे वेसांग हैप्पीली कहता है, वैसे तो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। जिसमें वेन्निंग कहता है, कोई नहीं, हम मिलके कर लेंगे।
जिस पे न्यूसान कहता है ओके। ये देख के वीन कहता है न्यूसान, तो तुमने मुझे छोड़ दिया अकेला। इस पे हुसैन कहता है यू नो नवीन, मैं विनिंग को पसंद करता हूँ और मुझे सामने से इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये कह के फसांग बाय कह के वहां से चला जाता है। इधर वीन कहता है तो ये तो मुसीबत पड़ने पे मुझे छोड़ के भाग गया, अब मैं ये प्रोजेक्ट किसके साथ करूंगा। तभी वांगजी आते हुए कहता है वीन। इस पे वीन कहता है हाँ, क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट करोगे। ये सुनते ही वीन हैरानी से कहता है पर तुम तो यानली। तभी वांगजी कहता है नहीं, वो अपना प्रोजेक्ट किसी और के साथ करेगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हो। इस पे वीन कहता है ठीक है, वैसे भी मेरा कोई और भी पार्टनर तो है नहीं, ठीक है। इस पे वांगजी कहता है वेरी गुड, देन तुम मुझे अपना नंबर दे दो। इस पे वीन कहता है ओके, और वीन उसको अपना नंबर दे देता है। वो लोग अपने घर चले जाते हैं क्योंकि अगले दिन से उनकी समर वेकेशंस स्टार्ट हो रहे थे। जहाँ समर वेकेशन स्टार्ट होते ही यानली घर पे जाते ही अपनी मॉम से कहती है मॉम, हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो चलो ना हम कहीं ट्रिप पे चलते हैं। इस पे मैडम यू कहती है वैसे आइडिया तो अच्छा है, मैं फेंगमियांग से पूछूंगी। इस पे यानली कहती है ओके, और वो अपने कमरे में चली जाती है। जहाँ कमरे में जाते ही वांगजी उससे कॉल करता है। यानली जो कि वांगजी का कॉल रिसीव करते हुए कहती है हे बेबी। इस पे वांगजी कहता है हेलो, तो तुम्हारा वेकेशन का क्या प्लान है। इस पे यानली कहती है मैं तो मस्त 1 मंथ के लिए किसी फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी। इस पे वांगजी कहता है बट यानली, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें। इस पे यानली कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम साथ में कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना है और उस ओमेगा को पटाने पे फोकस करना है। तुम्हें इस 1 मंथ में उस पे उसको पूरी तरह से अपने प्यार में गिराना है। इस पे वांगजी कहता है कम ऑन, वो मैं कर लूंगा बट मैं ये पूरा वेकेशन उस फैटी ओमेगा के साथ नहीं रह सकता। आई मीन कम ऑन, उससे बात करने में ही मेरी सारा कर्म हो जा रहा है। जैसे तैसे करके उससे बात करता हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो तुम्हारे साथ वेकेशन पे जाना है, प्लीज यानली। इस पे यानली कहती है नो मीन्स नो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए ये करोगे। इस पे वांगजी कहता है फाइन, और वो कॉल कट कर देता है। इधर यानली जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानली इधर रात में डिनर टेबल पे अपनी फैमिली के साथ बैठी थी। तभी मैडम यू कहती हैं फनमियान डियर, क्यों ना हम समर वेकेशन पे कहीं घूमने चले, किसी फॉरेन ट्रिप पे। इस पे फैंगमियान कहते हैं ओके माय वाइफी। जिस पे मैडम यू कहती है ठीक है, तो मैं किसी अच्छी जगह का फॉरेन ट्रिप का प्लान करती हूँ। इस पे फैंगमियान कहते हैं ठीक है। ये सुन के यानली और चेंग दोनों हैप्पी हो जाते हैं। इधर वांगजी जो कि अपने घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठा था, तभी लैन चिरन कहते हैं वांगजी, तो तुम्हारे समर ब्रेक से स्टार्ट हो गए हैं, तुमने क्या सोचा है। इस पे वांगजी कहता है कुछ भी नहीं, मैं इस बार यहीं रहने वाला हूँ। इस पे सिचेन कहते हैं क्या बात है, वैसे तो तुम हमेशा समर वेकेशन में कहीं घूमने का प्लान करते हो, और इस बार। इस पे वांगजी कहता है गगा, इस बार मेरा यहीं रहने का मन है। ये कह के वांगजी चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में आ जाता है और गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए कहता है क्या मुसीबत है, उस ओमेगा की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता, और यानी भी पता नहीं क्यों, उसे क्या भूत सवार है, मुझे उस ओमेगा के साथ नहीं रहना है। पर मेरी किस्मत देखो, उस फैटी उस मोटू के साथ मुझे ये समर वेकेशन स्पेंड करना होगा। ओह यक। खैर, वांगजी गुस्से में कुछ देर अपना सामान इधर उधर करता है एंड देन जाके सो जाता है। सुबह जैसे ही वांगजी की नींद खुलती है, उसे याद आता है कि आज तो उसका स्कूल है ही नहीं क्योंकि उनकी वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है। वांगजी रेडी होता है, देन वो वीन को मैसेज करता है। इधर वीन जिसकी जैसे ही आंखें खुलती हैं, वो अपना फ़ोन उठाता है तो उस पे
एक अननोन नंबर से मैसेज था जिसमें लिखा था, हाय मैं वांगजी हूँ। वीन ये देख के स्माइल करने लगता है और रिप्लाई करता है, जिस पे वांगजी कहता है, तो तुम्हारे समर में क्या प्लान्स है? इस पे वीन कहता है, मेरे कोई प्लान्स नहीं है। जब तक स्कूल बंद है मैं सोच रहा हूँ मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। इस पे वांगजी कहता है, तुम कहीं घूमने नहीं जाओगे? इस पे वीन कहता है, नहीं, मुझे काम करना है, मुझे मम्मा को सपोर्ट भी करना है। इस पे वांगजी कहता है, ओके, बट हमें प्रोजेक्ट करना है तो हमें मिलना होगा। इस पे वीन कहता है, हाँ, वैसे मैंने एक कैफ़े देखा है जहाँ पे मैं काम करूँगा, तो मेरी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद तुम वहाँ आ जाना, हम वहीं बैठ के अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेंगे। इस पे वांगजी कहता है, ओके ठीक है, फिर मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। इस पे वीन हाँ कह देता है। उसके बाद वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है पार्टी करने के लिए। इधर वीन, जो कि कैफ़े जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वीन का शिफ्ट खत्म हो जाता है कि तभी वो देखता है कैफ़े के बाहर वांगजी खड़ा है। वांगजी वीन को बाहर आने के लिए कहता है, जिस पे वीन कहता है, पर क्या हुआ? हमें प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है ना? जिस पे वांगजी कहता है, हाँ, तुम बस रेडी होके मेरे साथ चलो। इस पे वीन कहता है, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। वीन जल्दी जल्दी से अपना कैफ़े वाला ड्रेस को चेंज करता है और वांगजी के पास आता है। वांगजी, जो कि आज बाइक से आया था, वो वीन को बाइक पे बैठने के लिए कहता है। वीन भी बाइक पे बैठ जाता है, जहाँ वांगजी वीन को लेके एक बीच पे आता है, जिससे वीन कहता है, वांगजी ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? इस पे वांगजी कहता है, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए घुमाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि तुमने कहा ना कि तुम वेकेशन में कुछ भी नहीं करने वाले हो, तुम सिर्फ काम करोगे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए, इसीलिए हम बीच पे आए हैं। देखो, शाम के समय बीच कितना खूबसूरत लगता है ना, ये लाइट्स और समंदर। इस पे वीन कहता है, हाँ, मुझे बहुत पसंद है, समंदर को देखना मुझे बचपन से ही काफ़ी पसंद है। तुम्हें पता है वांगजी, मुझे समंदर हमेशा से इंस्पायर करता है। कितना पावरफुल है ना समंदर, ऊपर से एकदम शांत, अंदर से कितना गहरा है, कितना पावर होल्ड किए हुए है। मैं हमेशा से ही समंदर देख के इंस्पायर हो जाता हूँ। वांगजी वीन की बातें सुन रहा था, तभी वांगजी कहता है, चलो कुछ खाते हैं। जिस पे वीन कहता है, हाँ, मुझे भूख लग गई है, चलो खाते हैं। जहाँ वो लोग वहीं पे पास में लगे एक स्टॉल के पास आते हैं, जहाँ से वीन अपने लिए और वांगजी के लिए कुछ फूड लेता है, जहाँ वीन ने ऑलरेडी 2 इंसान का खाना अपने लिए पैक करवा लिया था। वो लोग आके वहीं समंदर के किनारे एक बेंच पे बैठ जाते हैं और वो लोग इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। वीन, जिसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल मैजिकल था, क्योंकि उसने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि कभी वो वांगजी के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करेगा। वीन बहुत हैप्पी था। तभी वीन कहता है, वैसे तुम समर वेकेशन में क्यों कहीं नहीं गए? आई मीन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो जाते हो ना। इस पे वांगजी कहता है, पर तुम नहीं गए तो इसलिए मैं भी नहीं गया। इस बात पे वीन थोड़ा ठिठक जाता है और कहता है, इसका क्या मतलब है? जिस पे वांगजी कहता है, ऑब्वियसली तुम मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर हो, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पे वीन कहता है, हाँ, पर ये प्रोजेक्ट तो कुछ ही दिन का है, आई थिंक 1 वीक में तो ख़त्म हो जाएगा, तुम बाकी के 3 वीक जा सकते हो। जिस पे वांगजी कहता है, पर मेरा मन नहीं है, मुझे ये पूरा समर वेकेशन तुम्हारे साथ स्पेंड करना है। हम लोग ऐसे ही तुम्हारी जॉब के बाद कहीं कहीं घूमने चलेंगे और ऐसे ही समर वेकेशन को मनाएंगे। इस पे वीन कहता है, "अ, ठीक है।" उसके बाद वो लोग उस व्यू को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगता है, जहाँ रोज वांगजी वीन का जब कैफे का शिफ्ट खत्म हो जाता तो वहाँ जाता था। कभी वो लोग बैठ के अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करते थे, तो कभी वो लोग कहीं कहीं घूमने जाते थे, जहाँ वीन ये ऑब्जर्व करता था कि वांगजी उसे कुछ ज़्यादा ही देखता है। उसकी निगाहें अक्सर वीन पे ही रहती है। वीन इस बात को ऑब्जर्व करता है, बट वो
इसे माइंड नहीं करता। तभी एक दिन वीन कहता है, आज चलो, आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ कहीं। इस पे वांगजी कहता है ओके, एंड वो लोग चले जाते हैं। वीन एक ऑर्फनेज के पास आता है और वहाँ उतरते हुए ही वहाँ के बच्चे वीन को देखते दौड़ के उसके पास आते हैं और कहते हैं श्यांग गगा, जिस पे वीन स्माइल करने लगता है। सभी बच्चे वीन को घेर लेते हैं, जहाँ वीन कहता है अरे मेरे बच्चों मैं आ गया। तभी सभी बच्चे कहते हैं श्यांग गगा, आप हमारे लिए टॉफी लाए हो ना। इस पे वीन कहता है हाँ, मैं तुम सब के लिए टॉफी लाया हूँ। वीन जो कि अपना बैग ओपन करता है, जिसमें से उसने काफ़ी सारी चॉकलेट्स और कुछ खाने की सामान और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थीं जो कि उन बच्चों के लिए खरीदा था। वो सब कुछ उन्हें देने लगता है। बच्चे वीन को बहुत प्यार करते हैं। तभी उसमें से एक और बच्चा पूछता है श्यान गगा, ये कौन है? जिस पे वीन कहता है ये, जिस पे वांगजी कहता है मैं तुम्हारे श्यान गगा का फ्रेंड हूँ। इस पे बच्चे कहते हैं ओह, आप श्याम गगा के फ्रेंड हो, फिर आप हमारे भी गगा हो। ये कह के बच्चे वांगजी के आसपास खेलने लगते हैं। तभी वांगजी कहता है वीन, ये लोग तुम्हें कैसे जानते हैं? इस पे वीन कहता है मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ, मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा यही मानना है कि मुझे सिर्फ एक लाइफ मिली है, और अगर मैं इस लाइफ में किसी एक पर्सन की भी हेल्प कर पाता हूँ या फिर किसी को स्माइल कराता हूँ तो फिर मेरा लाइफ सफल है। इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। इन बच्चों के फेस पे स्माइल देखना मुझे बहुत पसंद है। ये कह के वीन भी स्माइल करने लगता है और वो वांगजी को भी एक चॉकलेट देता है। वांगजी और वीन वहाँ कुछ देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और देन वो लोग वापस अपने अपने घर चले आते हैं। इसी तरह पूरा समर वेकेशन वांगजी और वीन का स्पेंड हो जाता है, जहाँ इस पूरे बीच में वांगजी यानली से बात ही नहीं कर पाया था क्योंकि यानली कंटिन्यूअसली फॉरेन के ट्रिप पे थी, जिस कारण उसका फ़ोन अक्सर बिजी आता था या फिर ऑफ आता था और वांगजी उससे बात ही नहीं कर पा रहा था। और एक दो बार मैसेज में बात होने पे भी यानली हर बार यही कह देती थी कि तुम्हें वीन को पटाना होगा, तभी तुम मुझसे बात करोगे, जिस कारण वांगजी फ्रस्ट्रेट हो जाता था। उसे वीन पे बहुत गुस्सा आता था, पर वो क्या कर सकता था, वो जैसे तैसे बस वीन को झेल रहा था। फाइनली समर ब्रेक्स ओवर होते हैं और वो सभी वापस से स्कूल जाते हैं, जहाँ सभी स्कूल जाके अपने अपने फ्रेंड से मिलते हैं। जहाँ वीन बताता है वेसांग को कि कैसे उसने समर वेकेशन को एंजॉय किया और कैसे वांगजी हर रोज उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। ये सुन के नी वेसांग कहता है ये अजीब है नवीन कि वो अपनी गर्लफ्रेंड यानली को छोड़ के तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। इस पे वीन कहता है पता नहीं मुझे इससे क्या करना है। इस पे वेसांग कहता है हाँ ये भी है। फिर वो लोग ऐसे ही अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसे ही स्कूल में भी कुछ मंथ बीत जाते हैं, जहाँ सारे बच्चे ये नोटिस कर चुके थे कि वांगजी अब यानली से ज़्यादा बातें नहीं करता। वो अक्सर वीन के साथ रहता है और वीन के आगे पीछे रहता है। वीन को भी अब ये बातें अच्छे से ऑब्जर्व होने लगी थी कि वांगजी हमेशा उसके साथ रहता है। फाइनली एक शाम वांगजी वीन को टेक्स्ट करता है वीन, क्या तुम फ्री हो? जिस पे वीन कहता है हाँ। तभी वांगजी लिखता है वीन, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। इस पे वीन कहता है ओह वांगजी हैप्पी बर्थडे। जिस पे वांगजी कहता है थैंक्स, बट मुझे तुम्हारे साथ इसे सेलिब्रेट करना है, तुम शाम को रेडी रहना ओके, हम कहीं चलेंगे घूमने। इस पे वीन कहता है ठीक है। देन वो लोग फ़ोन रख देते हैं। इधर वीन जो कि बहुत ही एक्साइटेड था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी के लिए क्या गिफ्ट ले। इसीलिए वीन वांगजी के लिए खुद से एक छोटा सा केक बनाता है और उसे रख लेता है। वांगजी उसे शाम को लेने आता है। वांगजी उसे लेके फिर से उसी बीच पे आता है जहाँ वो उसे पहली बार ले गया था। वो लोग वहीं बेंच पे बैठे हुए थे
तभी वांग जी कहता है, वीन, आज मेरा बर्थडे है। इस पे वीन कहता है, हाँ, और ये लो वांग जी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये केक है, मैंने खुद से बनाया है। ये देख के वांग जी उसे ओपन करता है और उस पे एक छोटी सी मोमबत्ती भी लगी थी। वांग जी उस मोमबत्ती को जलाता है एंड देन वो लोग केक कट करते हैं, जहाँ वांग जी उस केक को वीन को खिलाता है। तभी वीन कहता है, ओके, तुम विश करो वांग जी अपने बर्थडे का। जिस पे वांग जी कहता है, वीन, मेरी एक ही विश है जो कि तुम पूरी कर सकते हो। इस पे वीन कहता है, अच्छा, और वो क्या है? तभी वांग जी केक को साइड में रखता है और वो वीन का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के वीन थोड़ा नर्वस हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, वीन, दरअसल मैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वीन। ये सुन के वीन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपना हाथ वांग जी के हाथ से हटा लेता है और कहता है, वांग जी, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया है ना? तभी वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वीन। इतने महीनों में तुम्हारे साथ रह के मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वीन, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुन के वीन हैरान होते हुए कहता है, वांग जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी तो ऑलरेडी यानली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? इस पे वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। मेरा और यानली का कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वीन, तुम्हारे साथ रहने के बाद, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। यानली सिर्फ एक अट्रैक्शन था मेरा, और कुछ भी नहीं। वीन, प्लीज़, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पे वीन कहता है, पर मैंने यानली के साथ मैंने तुम्हें देखा था। तभी वांग जी कहता है, उसे छोड़ो, वो पास्ट थी। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। जिस पे वीन कहता है, वांग जी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है? इस पे वांग जी कहता है, तुम जितना टाइम चाहे ले लो वीन, पर मुझे याद रखना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वांग जी ये बात वीन की आंखों में देख के कह रहा था। वीन जो कि खुद भी हैरान था। तभी वीन कहता है, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। इस पे वांग जी कहता है, हाँ। वो लोग अपने अपने घर आ गए थे। इधर घर आके वांग जी आराम से बेड पे सोते हुए कहता है, उफ, कितने टैंट्रम्स है ना उस फैटी ओमेगा के। एक तो मेरे जैसा हैंडसम अल्फा उस जैसी गरीब, अगली और फैटी ओमेगा को प्रपोज कर रहा है, और उस पे भी उसे कितना भाव है। कितने महीनों से उसके पीछे पड़ा हूँ। उफ, कब पटेगा ये, और कब मेरा रिवेंज पूरा होगा। और ये यानली, ये तो मुझे इग्नोर ही करने में लगी हुई है। वांग जी गुस्सा करते हुए सो जाता है। वीन, जो कि इस बारे में रात भर सोचता है, उसे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सच में वांग जी से प्यार करता था। ये बात वीन को पता थी। हालांकि वीन कभी भी लाइफ में वांग जी से कन्फेस तो नहीं करता, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जानता था कि उनकी बीच बहुत सारी खाइयां हैं। पर जब वांग जी ने सामने से वीन को प्रपोज किया, तो वीन अपनी धड़कनों को संभाल ही नहीं पाया। वीन ब्लश किए जा रहा था। वो बहुत हैप्पी था। एक तरफ उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी ऑलरेडी यानली के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, और देन सडनली उसे प्रपोज करना, और वांग जी, आई मीन यानली, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। पर फिर भी वीन खुद से कहता है, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और मैं एक चांस देना चाहता हूँ उसे। ये सोच के वीन स्माइल करते हुए सो जाता है। अगली सुबह वीन जैसे ही रेडी होके स्कूल के लिए निकलता है, तो वो देखता है कि वांग जी सामने बाइक लेके खड़ा है। ये देखते ही वीन कहता है, लानजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पे वांग जी कहता है, मैं तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो हम साथ चलते हैं। इस पे वीन कहता है,
नहीं, मुझे नहीं जाना। इस पे वांगजी कहता है चलो भी। विंग बैठ जाता है बाइक पे। तभी वांगजी उसका हाथ लेके अपने वेस्ट के अराउंड उसे रैप करवाता है। ये देख के विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी कहता है, वैसे विंग तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम्हें मुझे जवाब भी देना है। इस पे विंग कहता है, वो तभी वांगजी कहता है, ठीक है, स्कूल में चल के बात करते हैं। देन वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं। स्कूल में क्लास में जाने से पहले ही वांगजी विंग को लेके गार्डन में आता है और कहता है, विंग मुझे जवाब चाहिए। इस बात पे विंग अपना सर नीचे कर लेता है और एक स्माइल करता है। इस पे वांगजी कहता है, ओह, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया है ना। इस पे विंग हाँ में सर हिलाता है। विंग को इस तरह ब्लश करते हुए देख के वांगजी कहता है, विंग मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब से हम बॉयफ्रेंड्स हैं, ठीक है। इस बात पे विंग हाँ कह देता है। तभी वांगजी कहता है, ओके विंग, तो चलो हम क्लास में चलते हैं। इस पे विंग हाँ कहता है और वो लोग क्लास में चले जाते हैं। वांगजी जो कि क्लास में विंग के पास बैठा था, वो विंग से बातें कर रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। जहाँ ये सब देख के नी वेसांग विंग से पूछता है, विंग ये सब क्या है। ये वांगजी आज कुछ बदला बदला सा है, ये तुमसे कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट कर रहा है। इस पे विंग कहता है, वो मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। इस पे वेसांग कहता है, क्या। देन विंग वेसांग को सारी बातें बताता है। ये सुन के वेसांग शॉक होते हुए कहता है, विंग तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। इस पे विंग कहता है, छुपाई कहाँ है, आज ही तो हाँ कहा है। इस पे वेसांग कहता है, विंग तुम श्योर हो ना, क्योंकि तुम जानते हो वांगजी कैसा है, उसकी रेप्यूटेशन, वो पूरे स्कूल में एज अ प्ले बॉय फेमस है। विंग मेरा बातों का गलत मत समझना, मैं बस अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। इस पे विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भरोसा है वांगजी पे, वो सुधर चुका है, वैसा कुछ भी नहीं करेगा। इस पे न्यू वेसांग कहता है, आई होप कि तुम जो कह रहे हो सच हो। टाइम फिर इसी तरह बीतता है, जहाँ वांगजी विंग के साथ क्लास में फ्लर्ट करता, उसके साथ लंच करता, जहाँ क्लास में भी आपस में बातें होने लगी थी कि वांगजी विंग के आसपास कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है। वहीं क्लास में किसी को ये नहीं पता था कि वांगजी और विंग बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को यानली की तरह शो करना पसंद नहीं था, तो किसी को उनके रिलेशनशिप की सच्चाई नहीं पता थी। ऐसे ही करते करते फाइनली उन लोगों के 10th के फाइनल एग्जाम्स भी हो जाते हैं, जहाँ फाइनल एग्जाम्स के लास्ट दिन उन लोगों की एक पार्टी थी। एंड बाय चांस ये पार्टी वैलेंटाइंस डे के दिन ही थी, जहाँ सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैप्पी थे, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर 10th वो लोग अपने स्कूल्स को चेंज कर सकते थे या फिर यहाँ भी रह सकते थे, इसीलिए सभी काफ़ी हैप्पी थे। विंग, वांगजी और सभी स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्ज़ाम को दे देते हैं। वहीं रात में पार्टी था। विंग जो कि काफ़ी हैप्पी था इस पार्टी के लिए, एंड ऊपर से वैलेंटाइंस डे भी था। विंग डिसाइड करता है कि वो वांगजी को प्रपोज करेगा। ऑब्वियसली वो लोग कपल तो हैं ही, तो विंग वांगजी के लिए एक रेड रोजेस का बुके लेता है एंड अच्छे से तैयार हो जाता है। वांगजी विंग से मैसेज करके पूछता है, विंग तुम पार्टी में आ रहे हो ना। इस पे विंग कहता है हाँ। विंग भी बहुत हैप्पी था। विंग वांगजी को स्पेशल फील कराना चाहता था, क्योंकि हमेशा वांगजी ही विंग के लिए गिफ्ट्स लाता, उसे स्पेशल फील कराता, सब कुछ करता। हालांकि ये सारे मूवमेंट्स उनके प्राइवेट मूवमेंट्स होते थे, कभी भी पब्लिकली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खैर, शाम के पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पे लाइट्स, म्यूजिक सब कुछ था। सभी बच्चे इंजॉय कर रहे थे, सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ भी थे। वहीं विंग भी आया था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था।
वो उस पार्टी में आके वांगजी को ढूंढता है। तभी यानली वीन के पास आते हुए कहती है, क्या बात है, तुम्हारे हाथ में ये रेड रोजेस, किसी को प्रपोज करने वाले हो क्या? वैसे तुम्हें एक टिप देती हूँ, अपनी इस भद्दी सी शकल के साथ किसी को प्रपोज मत करना, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारा मजाक बन जाएगा। इस पे वीन कहता है, तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने काम से काम रखो। इस पे यानली कहती है, एज यू विश। उसके फेस पे एक डेविल स्मित थी। खैर, तभी पार्टी में वांगजी आता है। वांगजी को देख के वींग हैप्पी हो जाता है। वींग वांगजी के पास जाता है हाथों में फ्लावर लेके। नहीं, वींग वांगजी के पास जाता है कि यानली फ्रेंड्स को कहती है, वो देखो, सामने एक तमाशा होने वाला है। और सभी उसके फ्रेंड्स और सभी सामने देखने लगते हैं, जहाँ कुछ फ्रेंड्स फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी चला रहे थे और वो लोग सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी वींग वांगजी के पास जाता है और वो रोज लेके वांगजी के सामने जाते हुए कहता है, वांगजी तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, ये तुम्हारे लिए, आई लव यू एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वींग वांगजी के सामने खड़ा था उस रोज को लेके, जहाँ वांगजी, जिसके हाथों में भी पीछे रोज का एक बुके था, वो वींग को देखता है और एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, क्या, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वींग कहता है, वांगजी। तभी वांगजी वींग को बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ता है एंड उसके पीछे खड़ी यानली के पास आता है और वो रोज का बुके निकालते हुए कहता है, हे बेबी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये कह के वो रोज पूरा यानली को दे देता है, जहाँ यानली वांगजी को हक करते हुए कहती है, बेबी, सेम टू यू एंड आई मिस यू सो मच। ये सब कुछ देख के वहाँ के बच्चे सभी आपस में शोर करने लगते हैं और वींग का मजाक बन जाता है, जहाँ वींग को ये सब समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। तभी वींग वांगजी के पास जाते हुए कहता है, वांगजी, ये कैसा मजाक है? हाँ, और ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे वांगजी कहता है, मजाक? तुम होश में तो हो ना? हाँ, और ये क्या था? तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई मीन सीरियसली, मैंने तुम जैसे से कुछ दिन बातें क्या कर ली, कुछ दिन हंस क्या लिया, तुम तो उड़ने लगे। हाँ, तुम तो ख्वाब बुनने लगे। तुम्हें क्या लगा कि मेरे जैसा एक हैंडसम स्मार्ट अल्फा तुम जैसी मोटी और भद्दे ओमेगा को पसंद करेगा? हाँ, तुम्हें ये लगने लगा? फिर वींग कहता है, वांगजी, मजाक कर रहे हो ना, हम तो ऑलरेडी कपल। तभी वांगजी कहता है, कपल हम हैं? वो हंसते हुए कहता है, लग रहा है इसका दिमाग इसके घुटने में चला गया है। हाँ, कम ऑन, एक बार खुद को देखो और एक बार मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई कपल वपल नहीं है। ये कहते हुए वांगजी यानली की ओर देखते हुए कहता है, सारा क्लास जानता है कि मैं और यानली कपल हैं। इस पे सभी बच्चे वीन का मजाक उड़ाने लगते हैं। सभी इस चीज को रिकॉर्ड करने लगे थे। सभी वीन पे हंसने लगे। वीन, जिसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए वहां से चला जाता है। यानली, जो कि बहुत हैप्पी थी क्योंकि फाइनली उसने वीन से अपना रिवेंज ले लिया था। यानली बहुत हैप्पी थी। वो वांगजी को गले लगाते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच वांगजी। इस पे वांगजी कहता है, हाँ। वांगजी वीन को रोते हुए जाते देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर आज पहली बार उसे वीन के आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, बट वो उस पे ध्यान नहीं देता और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। इधर वीन, जिसका दिल बुरी तरीके से टूट चुका था, वो वीडियोस जो उसके फ्रेंड्स ने वहाँ पे बनाई थी, वो स्कूल की वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। वीन वहाँ से घर नहीं जाता
बल्कि उसी समंदर के किनारे आके बैठ जाता है। विंग बहुत रोता है, बहुत जी भर के रोता है और अपनी खाली आंखों से ऐसे ही समंदर को बस देखते रहता है। कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद, विंग अपने आंसुओं को साफ करता है और कहता है, मैं कभी प्यार नहीं करूँगा। मैं कभी प्यार पे यकीन नहीं करूँगा आज के बाद। मुझे मुझे पता था कि मेरी सच्चाई क्या है, फिर भी पता नहीं कैसे मैंने ये ख्वाब देख लिया। पर अच्छा हुआ मैं बहुत जल्दी रियलिटी में वापस आ गया। जो हुआ मैं उसे भूल के आगे बढ़ूंगा। वीन खुद से ये प्रॉमिस करता है और वहाँ से उठ के वापस अपने घर आ जाता है। वीन जो कि एक ब्रोकन स्माइल के साथ अपने घर आता है। वीन को ऐसे देख के उसकी मम्मा उसके पास आते हुए कहती है, वीन क्या तुम ठीक हो? ये तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? जिस पे वीन कहता है, मैं ठीक हूँ मम्मा, दरअसल मैं थक चुका हूँ पार्टी की वजह से। ये कह के वो अपने कमरे में चला जाता है। वीन जो कि सावर ऑन करता है और बहुत ही खामोशी के साथ उसके नीचे कुछ देर खड़ा रहता है। कोई नहीं जानता कि उसके मन में क्या चल रहा है। वीन सावर लेके सावर से बाहर आता है। देन वो रेडी होके अपने स्टडी टेबल पे जाता है, जहाँ एक ड्रॉर से वो एक कागज निकालता है। उसमें वीन को स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। वीन ने जिस अमेरिका के टॉप स्कूल के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, वीन को वहाँ से स्कॉलरशिप मिल चुका था। दरअसल वीन ने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो यहीं से पढ़ाई करेगा। अगर वांग जी यहाँ है तो वीन भी यहीं रहेगा। लेकिन फाइनली वीन ने आज मन बना लिया था। आज उस मेल को कंफर्म करने का लास्ट डेट था। वीन उसे देखता है एंड देन वो एक मेल करता है, जहाँ पे वीन ने उस स्कॉलरशिप के लिए हाँ कर दी थी। वीन चुपचाप अपने बेड पे जाता है और अपने फ़ोन से कॉलेज की जितनी भी फ्रेंड्स हैं सबको ब्लॉक एंड सारी वेबसाइट्स, जितने मीडिया है, सोशल मीडिया, सभी से अपने अकाउंट्स को डिलीट कर देता है और चुपचाप स्विच ऑफ करके सो जाता है। इधर अगली सुबह वीन जैसे ही उठता है कि उसे अपने कमरे में न्यू वेसांग दिखाई देता है। न्यू वेसांग वीन के पास आते हुए कहता है, वीन मैंने सब कुछ देखा कल के बारे में। मैं वहाँ नहीं था कल पार्टी में, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो वीन? जिस पे वीन कहता है, मैं ठीक हूँ और वैसे भी जो होना था सो हो गया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुमने सही कहा था, तुमने मुझे रोका भी था, पर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे यकीन कर लिया। बस मुझे उसी की सज़ा मिली है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। इस पे नीहवेसांग कहता है, वीन तुम ठीक हो? इस पे वीन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेसांग वीन को गले लगाता है और उसे हिम्मत देते हुए कुछ देर उसके पास रुकता है। देन वो भी वहाँ से चला जाता है। वीन जो कि अपनी मॉम से बात करता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो भी उसके साथ अमेरिका चले, क्योंकि वीन नहीं चाहता कि उसकी मम्मी यहीं पे अकेले रह जाए। चांग से सारन भी इस बात पे अग्री कर देती है। देन वीन उसके 1 वीक के बाद फाइनली हमेशा के लिए गूसू सिटी छोड़ के अमेरिका चला जाता है। यहाँ से 10 साल आगे का शिफ्ट होता है, जहाँ 10 साल बाद अमेरिका के एक घर में देखते हैं, जहाँ एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसकी एज ऑलमोस्ट 25 होगी, वो हैप्पीली घर में आता है और अपनी मम्मा को हक करते हुए कहता है, हे मम्मा, आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। फाइनली आपके ओमेगा बेटे ने एक बहुत ही अच्छी जॉब क्रैक कर ली है। आई मीन, इतने सारे जॉब्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे फाइनली
मैंने वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो कि क्लाउड ड्रेसेस कंपनी है, उसमें जो उसके सीईओ है हंग वांगजुन, उनकी सेक्रेटरी के पोजीशन को ले लिया है। आई मीन उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया है। मम्मा मैं बहुत हैप्पी हूँ। फाइनली फाइनली मुझे इतनी अच्छी सैलरी और पैकेज वाली जॉब मिली है। क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करें। ये ओमेगा कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग है जो कि अपनी मम्मा को ये गुड न्यूज़ दे रहा था। ये सुन के चांग से सारन खुश होते हुए कहती है, वाओ ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चलो आज हम डिनर पे चलते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं। इस पे विंग कहता है, वो सब तो ठीक है मामा, बट एक और बात है। इस पे चांग से सारन कहती हैं, और वो क्या है। जिस पे विंग कहता है, दरअसल मुझे इसके लिए चाइना जाना होगा। ये सुनते ही चांग से सारन थोड़ा शांत हो जाती है और वींग भी। फिर चांग से कहती है, कोई बात नहीं वींग, वैसे भी जो हुआ उसे काफ़ी साल बीत चुके हैं और हम वहाँ अपनी न्यू मेमोरीज बनाएंगे, ओके। इस पे वींग कहता है, हाँ मैं भी काफ़ी हैप्पी हूँ। तभी वींग कहता है, मम्मा अगले वीक से ही मेरी जॉब स्टार्ट हो रही है तो हमें निकलना होगा। मैंने परसों की टिकट कराई है चाइना की। हमें कुछ दिन पहले जाके अपना अपार्टमेंट मैंने यहीं से देख लिया है, उसमें सब कुछ सेटल करना है। इस पे चांग से सारन कहती है, ओके ठीक है जैसा तुम कहो। वैसे भी मुझे अब क्या ही टेंशन है, जब से तुमने जॉब करना स्टार्ट किया है मैंने वैसे भी जॉब छोड़ दी है, मुझे तो कुछ खास काम है नहीं। इस पे वीन कहता है, मॉम आप आराम करो, आप सिर्फ हैप्पीनेस डिजर्व करती हो, और देखना अब मैं आपको और हैप्पी रखूंगा। ये कह के वींग उन्हें हक कर लेता है। वो लोग ऐसे ही अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, जहाँ फाइनली वींग तीसरे दिन अमेरिका से चाइना के लिए फ्लाइट लेता है और वो लोग फाइनली चाइना में पहुंच चुके थे। चाइना के बीजिंग सिटी में, जहाँ पे वींग ने एक अपार्टमेंट देखा था। वहीं चांग से सारन और वींग दोनों अच्छे से सेटल हो जाते हैं। वींग अगले दिन से अपने जॉब पे जाने वाला था, तभी उसे रात में उसके फ्रेंड का कॉल आता है। कॉल किसी और का नहीं बल्कि सुयांग का था। विंग फोन रिसीव करता है, जहां उधर से सुयांग कहता है, हे बडी तुम चाइना आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इस पे विंग कहता है, वैसे मैं कुछ दिन पहले ही आया हूँ। इस पे सुयांग कहता है, चलो हम पार्टी करते हैं। इस पे विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, कल से मेरा पहला दिन है मेरे जॉब पे। इस पे सुयांग कहता है, हाँ इस न्यू जॉब पे पहला दिन है, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार जॉब करने जा रहे हो। चलो ना पार्टी करते हैं। वैसे भी जब से हमने स्कूलिंग और कॉलेज ख़त्म किया है मैं तो यहाँ चाइना आ गया पर तुम नहीं आए, तुम वहीं पे जॉब करने लगे। अब फाइनली तुम भी चाइना आ चुके हो तो अब हम लोग मिलते रहेंगे। इस पे वीन कहता है, हाँ हम कभी और मिलेंगे ठीक है। इस पे सुयांग कहता है, चलो ठीक है। देन वो फ़ोन रख देता है। वीन अगले दिन के लिए कुछ प्रिपरेशन करता है एंड देन जाकर सो जाता है। अगले दिन वीन ऑफिस एक बहुत ही बड़े से ऑफिस के सामने खड़ा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस और बहुत ही ऊंचा था। वींग अपना कार्ड दिखा के अंदर जाता है, जहाँ पे वींग ने अमेरिका में ही ऑलरेडी इसी कंपनी के दूसरे ब्रांच में ट्रेनिंग ले रखी थी। वींग को बस यही काम था कि आज से जाते ही वो हंग वांगजुन उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करे और अपना काम संभाले। विंग जिसे ऑलमोस्ट सब कुछ आइडिया था और पहले से ही बता दिया गया था, वो जाता है और पहले एक कप कॉफ़ी बनाता है एंड देन अपने काम में लग जाता है। उस कंपनी का बॉस जो कि अभी तक नहीं आया था, क्योंकि विंग असिस्टेंट था तो उसे पहले आना था। जैसे ही घड़ी में 9 बजते हैं कि तभी जितने भी स्टाफ्स हैं वो सीरियस होके अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ विंग भी समझ जाता है कि हंग वांगजुन आ चुके हैं। विंग ने कुछ रिसर्च की है जिससे उसे पता चला कि हंग वांगजुन, जिसका फेस अभी तक मीडिया में तो आया नहीं है, बट वो वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में से एक है एंड वो हद से ज़्यादा कोल्ड हैं। उन्हें किसी से भी टाइम पास करना, बातें करना पसंद नहीं है। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। हंग वांगजुन जो कि
अपने कोल्ड ऑरा के लिए काफी फेमस है। विंग ये सब कुछ जानता है, पर खैर विंग को इससे क्या ही करना है। विंग को अच्छी सैलरी मिल रही है एंड बस विंग इसलिए इस जॉब को करना चाहता था तो उसने अप्लाई कर दिया। खैर ऐसे ही उसे फील होता है कि हंग वंगचुन आ चुके हैं। विंग उन्हें ग्रीट करता है, जहाँ पे वो उसे कुछ भी नहीं कहते, और विंग उनके साथ चलते हुए कहता है, सर मैं आपका न्यू सेक्रेटरी, मेरा नाम वीबू शियान है। और उसके बाद विंग अपने टैब में देखते हुए वांगजी को उसकी मीटिंग के शेड्यूल्स एंड डिटेल्स देने लगता है। हंग वांगजुन जो कि बस एक नज़र ऊपर उठाकर सामने वीबू शियान को देखते हैं, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाता। और ये हंग वांगजुन कोई और नहीं बल्कि वांगजी ही है, जो कि एक कूल, कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। खैर वीबू शियान, जिसने अभी तक वांगजी का फेस देखा ही नहीं था, वो तो बस टैब में देखे जा रहा था। सारी डिटेल्स बताने के बाद तभी वांगजी कहता है, ठीक है मेरे लिए कॉफ़ी लाओ और इस मीटिंग की तैयारी करो। विंग ओके कह देता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि कॉफ़ी बना के कॉफ़ी लाता है और उसे कॉफ़ी टेबल पे रखते हुए कहता है, सर आपकी कॉफ़ी। ये कह के विंग जैसे ही अपना सर ऊपर करता है कि वो सामने अपने बॉस को देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका बॉस बॉस कोई और नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड लैन वांगजी था, या यूं कहें वो शख्स जिसने विंग को धोखा दिया था। विंग जिसके हाथ कांप जाते हैं, विंग खुद को संभालते हुए वहां से बाहर निकलता है। विंग वहां से बाहर आ जाता है खुद को संभालते हुए। अब दरअसल यहाँ पे विंग वांगजी को पहचान जाता है, लेकिन वांगजी विंग को नहीं पहचान पाता, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के बॉडी फीचर्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। विंग जो कि अब स्लिम हो चुका है, ऊपर से विंग जिसने अपना नाम बदल के वीबू शियान रख लिया है, जो कि वांगजी को उसका नाम विंग ही पता है। इस कारण वांगजी उसे पहचान नहीं पाता, बट वांगजी के फीचर्स ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, इस कारण विंग उसे पहचान लेता है। खैर विंग अपने कैबिन में आता है और खुद को संभालता है। विंग ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जिस इंसान से वो 10 साल पहले दूर गया था, वापस वो उसी इंसान से आके मिलेगा। पर विंग खुद को संभालता है और ये दिलाता है यकीन कि वो सब कुछ पास्ट था। विंग बहुत ही ब्रेव है। वो खुद को ये सब समझाते हुए अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करता है, और एज यूजुअल उनका काम चलता है। 2 दिन तक ऐसे ही उनका सारा काम चलता है। 2 दिन बाद विंग जब घर आता है अपने काम से, कि तभी उसके फोन पे नी हुएसांग का कॉल आता है। फोन उठाते ही उधर से नी हुएसांग कहता है, हे विंग मैंने सुना कि तुम चाइना आ गए हो। इस पे विंग कहता है, हाँ मैं आ चुका हूँ। तभी नी हुएसांग कहता है, ओके देन हमें मिलना होगा और हमें पार्टी करनी है। इस पे विंग कहता है, हुएसांग। जिस पे हुएसांग कहता है, विंग दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल हमारे पुराने स्कूल का रियूनियन है वीकेंड पे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। इस पे विंग कहता है, नी हुएसांग प्लीज़ मुझे नहीं जाना। जिस पे नी हुएसांग कहता है, कम ऑन विंग तुम्हें चलना होगा। मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें देखें और उन्हें पता चले कि उन्होंने जिस फैटी ओमेगा का मजाक उड़ाया है वो अब कितना ब्यूटीफुल एंड सेक्सी हो चुका है। ये सुनते ही विंग स्माइल करते हुए कहता है, कम ऑन नी हुएसांग मैं नहीं आने वाला हूँ। इस पे नी हुएसांग कहता है, प्लीज़ विंग प्लीज़ मना मत करो, वैसे भी हमें मिले 10 साल हो चुके हैं। तुम जब से अमेरिका गए हो एक बार भी तुम वापस यहाँ नहीं आए। अब प्लीज़ मना मत करना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। इस पे विंग फाइनली कहता है, ओके ठीक है। वो लोग फ़ोन रख देते हैं। इधर वांगजी के ऑफिस में उससे मिलने वेन्निंग आता है। वेन्निंग को देखते ही वांगजी से पूछता है, क्या बात है तुम इधर कैसे आए। इस पे वेन्निंग कहता है, तुम तो आते नहीं हो मिलने तो सोचा मैं ही आ जाऊं। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है वांगजी। दरअसल
हमारे स्कूल का रीयूनियन है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार उसमें चलो। इस पे वांगजी कहता है, कम ऑन, तुम जानते हो कि मैं इस सब में नहीं आने वाला। इस पे फेनिंग कहता है, वांगजी, तुम्हें चलना ही होगा इस बार। आई नो तुमने ये रियूनियन कभी अटेंड नहीं किया, बट इस बार प्लीज तुम्हें इस बार चलना ही है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। इस पे वांगजी कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं आऊंगा। तभी न्यू तभी वेनिंग कहता है, तुम्हें आना है और तुम चल रहे हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। वांगजी, तुम कब तक खुद को इस तरह तकलीफ देने वाले हो? इस पे वांगजी कहता है, मैं खुद को कोई तकलीफ नहीं दे रहा। जिस पे वेनिंग कहता है, कम ऑन, हमें सब पता है। मैं कुछ नहीं जानता, बस कुछ देर के लिए, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। उस दिन मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये कह के वेनिंग वहां से चला जाता है। वांगजी जो कि अपना काम करने लगता है। सीन वीकेंड के दिन का शिफ्ट होता है, जहां पार्टी में रीयूनियन पार्टी थी, सभी आए हुए थे। भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे और आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने में लगे हुए थे कि तभी वहां पे एक ब्लैक लग्जरी कार आती है। सभी की नजरें उधर ही थी, जहां उसमें से एक बहुत ही हैंडसम और डैशिंग सा बंदा निकल के आता है, जिसने फॉर्मल सूट वियर किया था। और ये कोई और नहीं बल्कि हंग वांगचुन, लैन वांगजी, लानजान है। वांगजी जिसने कभी भी स्कूल का रीयूनियन पार्टी अटेंड नहीं किया था, आज वो पहली बार आ रहा था। जहां वांगजी को देख के सभी की निगाहें उस पे थम सी गई थी, क्योंकि वांगजी वाकई बहुत ही ज्यादा हैंडसम और मैनली ऑरा के साथ डोमिनेटिंग अल्फा वाइब दे रहा था। एक्चुअली वो है भी। उसे देख के वेनिंग उसके पास जाते हुए कहता है, तो फाइनली तुम आ गए। इस पे वांगजी कहता है, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। इस पे वेनिंग कहता है, ठीक है अब चलो भी। वेनिंग वांगजी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, तो ये हमारे क्लास का लैन वांगजी है। जहाँ सभी वांगजी को ऑलरेडी पहचान रहे थे, बट वांगजी के कोल्ड फेस को देख के सब उसे दूर से ही स्माइल कर देते हैं, कोई भी उससे बात नहीं करता। वांगजी एक कॉर्नर में खड़ा था, वहीं उसके बगल में वेनिंग भी खड़ा था कि तभी उस पार्टी में दो ओमेगा की एंट्री होती है। जहां एक ओमेगा जो कि हद से ज्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रहा था, सबकी निगाहें उस पे जाके थम चुकी थी। सभी अल्फाज तो आंखें फाड़ फाड़ के बस उसे ही देखे जा रहे थे, क्योंकि वो हद से ज्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रहा था। विंग जो कि नीवसांग के साथ उस पार्टी में आया था, विंग नीवसांग से कहता है, नीवसांग, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही रेडी कर दिया है? इस पे नीवसांग कहता है, कम ऑन विंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सबको पता चलना चाहिए कि उन्होंने किसका मजाक बनाया था। इस पे विंग कहता है, मैं उन सब बातों को भूल चुका हूँ, उस सबको बहुत साल हो चुके हैं। इस पे नीवसांग कहता है, फिर भी, वैसे भी विंग तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तो अपनी ब्यूटी को दिखाने में कोई जुर्म नहीं है, अब चलो भी। जैसे ही वे नीवसांग विंग को लेके उस पार्टी में आता है, तभी कुछ लोग नीवसांग के पास आते हुए कहते हैं, हे नीवसांग, ये कौन है? ये ब्यूटीफुल ओमेगा, इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। जहां विंग सभी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, कम ऑन गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि वी वुशियान वी यिंग है। ये हमारा क्लासमेट विंग है। ये सुनते ही तो सभी हैरान होके विंग को देखते रह जाते हैं। वहीं इस पार्टी में यानली भी आई थी, जो कि जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये विंग वापस आ चुका है और ये इतना ब्यूटीफुल कैसे हो गया। यानली को बहुत ही जलन होता है। वांगजी जैसे ही ये बातें सुनता है कि वो कोई और नहीं बल्कि विंग है, वांगजी जिसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। तभी वेनिंग कहता है, होल्ड ऑन वांगजी, खुद को संभालो, ठीक है? वांगजी जो कि बस एक टक
वीन को देखे जा रहा था। वहीं वीन, जिसकी नजरें वांगजी पे जाती है, पर वीन कुछ भी नहीं कहता। तभी नीवेसांग कहता है, तुम्हें चलो, मैं वेन्निंग से मिलाता हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड। ये कह के नीवेसांग वीन को वहां लेके आता है जहां वेन्निंग और वांगजी खड़े थे। तभी नीवेसांग वेन्निंग से वीन को मिलाता है जहां वीन उसे हाय कहता है और वो वांगजी को देखता है और उसे देख के बस हेलो कहता है, जहां वांगजी बस वीन को ही देखे जा रहा था। पार्टी में सभी अल्फा बस वीन को ही देख रहे थे क्योंकि वीन वाकई में बहुत ब्यूटीफुल था। वीन भी एक कॉर्नर पे खड़ा था। वीन, जिसे ये पार्टी वार्टी अब बहुत ही बोरिंग लग रहा था, वो बस यहाँ न्यू के जिद करने पे आया था। वीन, जो कि फूड कॉर्नर के पास खड़ा होके आइसक्रीम खा रहा था और फूड को एंजॉय कर रहा था, इधर वांगजी की जूस पी रहा था कि तभी गलती से एक वेटर हल्का सा जूस उसके ऊपर गिरा देता है, जिस पे वांगजी वहां से वॉशरूम की ओर जाता है उसे साफ करने के लिए कि तभी पीछे से यानली आती है और आते हुए वांगजी के पास जाती है और कहती है, वांगजी। इस पे वांगजी यानली को देखते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। यानली वांगजी को क्लोज जाके उसे हक करने की कोशिश करती है, जिस पे वांगजी उसे धक्का देते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। इस पे यानली कहती है, कम ऑन वांगजी, तुम्हें क्या हो गया है? हम कितने अच्छे कपल थे, प्लीज वांगजी मुझसे बात करो। इस पे वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी है, मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कह के वांगजी यानली को धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। यानली, जो कि गुस्से में अपना पैर पटक के रह जाती है। वांगजी जब पार्टी में आता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बाहर बालकनी साइड में चला जाता है जहां वीन अकेला खड़ा था। वीन को देखते ही वांगजी हिम्मत करके उसका नाम लेता है, वीन। इस पे वीन वांगजी की ओर देखता है, जहां वांगजी वीन को देखते हुए कहता है, वीन, मुझे माफ कर दो। इस बात पे वीन कहता है, उस बात को काफी साल बीत चुके हैं वांगजी, मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ, बेहतर होगा तुम भी भूल जाओ। इस पे वांगजी कहता है, वीन, मैं सच में माफी मांग रहा हूँ। आई नो मैंने जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था, उसकी कोई माफी नहीं है, बट फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। जिस पे वीन कहता है, कम ऑन वांगजी, मैंने ऑलरेडी कहा ना, मैं उन सब बातों को भूल चुका हूँ, ठीक है? और वैसे भी ये क्लास की रियूनियन पार्टी है, मैं यहाँ सिर्फ न्यू संग के लिए आया हूँ। और रही बात, तो हमारे बीच जो भी था वो सब 10 साल पुराना हो चुका है और तब हम काफ़ी बच्चे थे, तो मैं इन सब बातों को माइंड नहीं करता, मैं उस सब कुछ भूल चुका हूँ। ये कह के विंग वहां से चला जाता है। वांगजी, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग, जो कि उस पार्टी से घर आ जाता है। अगले दिन ऑफिस में, जहां विंग और वांगजी आमने सामने आते हैं, विंग एज यूजुअल वांगजी को बॉस की तरह ही ट्रीट कर रहा था और अपने पूरे एम्प्लॉय फॉर्म में था। वांगजी आज विंग को खुद ग्रीट करता है। अब ऑफिस में वांगजी विंग के क्लोज आने की कोशिश करता, वो विंग से फ्रेंडली होने की कोशिश करता, बट विंग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली बिहेव करने लगा था। वो वांगजी को सिर्फ एज ए बॉस ही ट्रीट कर रहा था। वांगजी ने कितनी बार विंग से लंच पे चलने को कहा, इवन उसे डिनर के लिए भी इनवाइट किया, बट विंग हर बार पोलाइटली डिक्लाइन कर दे रहा था। वो वांगजी को एक बॉस से ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रहा था। वांगजी, जो कि ये समझ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो किया है वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही एक दिन जैसे ही ऑफिस ख़त्म होती है, विंग और वांगजी ऑफिस से बाहर निकल रहे थे कि तभी सामने एक अल्फा खड़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था।
वो अल्फा कोई और नहीं बल्कि सुयांग था। विंग जैसे ही अपने ऑफिस के बाहर सुयांग को देखता है, वो सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, सुयांग तुम? वहीं सुयांग दौड़ के आता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी जिसकी मुट्ठियां बिछ गई थीं। सुयांग विंग को हक करते हुए कहता है, बडी तुम तो बिल्कुल मुझे भूल गए। तुम जब आए थे तभी मैंने कहा था कि चलो मिलते हैं और पार्टी करते हैं, बट तुमने बिल्कुल मुझे मना कर दिया। और देखो तुम्हें आए 1 महीने हो गए, बट तुम अब तक मुझसे मिलने नहीं आए। तो फिर मैं ही तुमसे मिलने आ गया। अब देखो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम यहाँ से डायरेक्ट क्लब चलेंगे। इस पे विंग कहता है, ओके फाइन चलो चलते हैं। ये कह के विंग वांगजी को ग्रीट करता है और वहां से चला जाता है। वांगजी जो कि वहीं पे बुत बना खड़ा था, उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ, क्योंकि वो हद से ज्यादा जलस फील कर रहा था। उसे सुयंग पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात पे भी गुस्सा आ रहा था कि उसने एक बार भी विंग ने एक बार भी उसे इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया। इधर वांगजी जो कि तुरंत वो भी अपने कार में बैठ जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि सामने जो कार जा रही है इसे फॉलो करो। इधर विंग और सुयांग वो ध्यान ही नहीं देते कि कोई गाड़ी उनका पीछा भी कर रही है। वो लोग एक क्लब के सामने आते हैं और चले जाते हैं उसमें। वांगजी जो कि वो भी पीछे से उस क्लब में आता है। वो क्लब के एक कॉर्नर में जाके चुपचाप बैठ जाता है, जो कि थोड़ा डार्क था। वांगजी की निगाहें कंटिन्यूअसली विंग पर ही थी, जहां विंग और सुयांग तो पार्टी एंजॉय करने में लगे हुए थे। वो लोग थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, देन वो लोग डांस फ्लोर पे जाके खूब डांस करते हैं, जहां विंग भी बहुत इंजॉय कर रहा था। वहीं वांगजी जो कि विंग को सुयांग के साथ इस तरह हैप्पी देख के अंदर से जला जा रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांगजी उन लोगों को तब तक देखता है जब तक वो लोग क्लब में रहते हैं। जैसे ही वो लोग क्लब से चले जाते हैं, जब विंग अपने घर के लिए निकल जाता है, तब वांगजी फाइनली अपने घर पे जाता है। वांगजी गुस्से में घर आता है और बिना खाना खाए सीधे कमरे में जाके सो जाता है। अगले दिन जब वांगजी ऑफिस आता है, तो आज वो विंग से पहले आ चुका था। वांगजी अपने कैबिन में बैठा हुआ था। विंग जब ऑफिस आता है तो देखता है कि वांगजी ऑलरेडी ऑफिस में आ चुका है, इसलिए विंग उसे ग्रीट करता है। जिस पे वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तो कल तुम्हारी पार्टी कैसी थी? इस पे विंग कहता है, "आह, ठीक थी।" जिसके बाद वांगजी पूछता है, वो अल्फा कौन था? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? क्या तुम? इससे पहले कि वांगजी कुछ और पूछता कि तभी विंग कहता है, एक्सक्यूज मी सर, वो मेरा क्या लगता है और क्या नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानने का कोई हक है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी काम की बातें करना चाहता हूँ, ना कि अपने पर्सनल लाइफ को डिस्कस। आई थिंक मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। ये कह के विंग वहाँ से कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। वांगजी जिससे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद विंग और वांगजी नॉर्मली अपना काम करते हैं। वहीं लंच में जैसे ही ऑफिस का लंच होता है कि विंग अभी वांगजी के ही कैबिन में था कि उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसे देख के विंग स्माइल करता है। तभी वांगजी कहता है, विंग क्यों ना तुम आज यहीं पे लंच कर लो मेरे कैबिन में। इसमें विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, बट मेरा ऑलरेडी लंच का प्लान है, मैं चलता हूँ। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। इधर विंग जो कि ऑफिस से बाहर आता है, तो सुयांग ऑलरेडी कार के सामने खड़ा था। विंग स्माइल करके उसे देखता है और कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो कि अपनी ऑफिस विंडो से ये सब कुछ देख रहा था, वो गुस्से में अपना हाथ दे मारता है टेबल पे। लंच के बाद जब विंग वापस ऑफिस आता है, तो वांगजी कंटिन्यूअसली उसे घूरे जा रहा था। हालांकि
वीन को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर वांगजी को हुआ क्या है, इसलिए वो भी उसे इग्नोर करके अपना काम किए जा रहा था। अब नेक्स्ट डे ऐसे ही दिन भर वो लोग ऑफिस में काम करते हैं। जब वांगजी ऑफिस से निकलने वाला था कि तभी वांगजी जिसके टेबल पे ही वींग का फोन था, उस पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, हे बडी, रात को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वांगजी ये मैसेज पढ़ता है और उसे गुस्सा आता है कि तभी वहां वींग आ जाता है, जो अपना फोन लेते हुए कहता है, सर अब मैं चलता हूँ। और ये कह के वो अपने घर के लिए निकल जाता है। वांगजी जो कि वींग का पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट के बाहर भी आता है। वांगजी वहीं एक कॉर्नर में खड़ा था, अपने कार में बैठा था कि तभी वो देखता है कि 1 घंटे बाद वींग रेडी होके आता है, जहाँ फिर से वही अल्फा कार लेके खड़ा था और वींग उसके साथ बैठ के कहीं चला जाता है। अब तो वांगजी के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वांगजी आज एक क्लब में आता है वहां से, और वो उस क्लब में जाके काफी ड्रिंक कर लेता है। वांगजी जो कि पूरी तरह से अब नशे में था। वांगजी जैसे तैसे नशे में ही कार ड्राइव करते हुए विंग के अपार्टमेंट के बाहर आता है। काफी देर हो चुकी थी। वांगजी विंग के अपार्टमेंट तक जाता है और डोरबेल रिंग करता है। जहां विंग डोर ओपन करता है तो वांगजी को अपने सामने देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वांगजी बहुत ही ड्रंक कंडीशन में था। विंग वांगजी को संभालते हुए कहता है, सर आप इस टाइम? जिस पे वांगजी घर में अंदर आते हुए विंग को हक कर लेता है। वांगजी जो कि विंग को गले लगाए रखता है। विंग जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो बस वांगजी को संभाल रहा था। विंग दरवाजा बंद करते हुए अपने हॉल में आता है और वांगजी को वहीं सोफे पे बैठाता है, जहां वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, विंग आखिर क्यों 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 तुम मुझे माफ नहीं कर रहे हो? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो विंग। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर प्लीज विंग, प्लीज मुझे एक मौका दो। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। वांगजी ये सब कुछ नशे की हालत में कह रहा था। वांगजी विंग को पकड़ते हुए कहता है, तुम बताओ, वो अल्फा कौन है? मुझे उससे जलन होती है। वो तुम उसके साथ हमेशा क्यों रहते हो? क्या क्या तुम जिंदगी में आगे बढ़ गए हो विंग? क्या वो तुम्हारा अल्फा है? विंग मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज विंग मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वांगजी रोने लगता है। वो रोते हुए अपना सर विंग की गोद में रख देता है। विंग जिसे समझ नहीं आया कि वांगजी कह क्या रहा है, बट विंग कुछ देर के लिए ऐसे ही खामोश वांगजी के फेस को देखने लगता है। विंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी उसके गोद में सर रख के सो गया। कुछ देर बाद विंग धीरे से वहां से उठता है और उसके सर के नीचे एक पिलो लगा देता है। विंग ब्लैंकेट लाके वांगजी को उस पे डाल देता है। अब अगली सुबह जब वांगजी की नींद खुलती है तो वो खुद को एक काउच पे सोए हुए देखता है। वांगजी उठ के बैठता है। उसका सर काफी भारी हो गया था। वांगजी जब सही से अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने वीन को देखता है। वीन जो कि वांगजी के सामने आता है और बिना कुछ कहे उसके सामने एक हैंगओवर सूप रख देता है और कहता है, इसे पी लो, तुम्हारा नशा उतर जाएगा। वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वो उस सूप को पी लेता है। देन विंग उसे वॉशरूम दिखाता है, जहाँ जाके वांगजी फ्रेशन अप होके आता है। वांगजी फाइनली आते हुए कहता है, विंग वो कल रात को मैं तभी विंग कहता है, कल रात को तुम ड्रंक होकर यहाँ आए थे और बहुत कुछ कह रहे थे। मैं
तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि फिर से ऐसा मत करना। और यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस पे विंग कहता है, वांग जी माफ़ उसे करते हैं जिससे हम नाराज़ होते हैं, पर मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ वांग जी। मैं पेन में हूँ। मैं तुम्हें माफ़ करके भी माफ़ नहीं कर सकता। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो विंग, या फिर तुम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। इस पे विंग कहता है, वांग जी पहली बात तो ये कि सू यांग मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब मैं यहाँ से अमेरिका गया था तब वहाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बना था। उसने मेरी काफ़ी हेल्प की है। दूसरी बात कि हम कल लंच पे मिले थे, जहाँ पे सू यांग मुझे अपनी पार्टनर ओमेगा पार्टनर साओ सिंह चैन से मिलाने के लिए ले गया था। और कल रात मुझे पता है कि तुम कल वहीं पे थे। तुम मेरे अपार्टमेंट के बाहर थे, मैंने देखा था। कल रात हम तीनों मिलके बॉलिंग करने गए थे और थोड़ा एंजॉय करने। बस इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ये सुनते हुए वांग जी को एक रिलैक्स फील होता है। वो विंग से फिर से कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो। इस पे विंग कहता है, नहीं मैं नहीं दे सकता वांग जी। इस पे वांग जी कहता है, प्लीज़ इस बार सब ठीक होगा। इस पे विंग कहता है, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा वांग जी। तुम जानते हो मेरा और यानली का क्या रिश्ता था। इस पे वांग जी हैरान होकर विंग को देखता है। तभी विंग कहता है, मेरे डैड और यानली के डैड एक ही हैं, जियांग फेंगमियान। ये सुन के वांग जी हैरान रह जाता है। तभी विंग कहता है, जब मेरे मॉम डैड की शादी हुई तब मेरे डैड उस वक्त एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरी मॉम डैड की मैं पहली औलाद था और डैड अपना खुद का उसी समय बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। वो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे थे और उन्हीं की सेक्रेटरी भी थी मैडम यू। जब मेरा बर्थ हुआ उसके 4 महीने बाद ही यानली का भी बर्थ हुआ था और जियांग फेंगमियान उसे लेके अपनी सेक्रेटरी मैडम यू को लेके उस घर में आए थे। उन्होंने मैडम यू से भी शादी कर ली थी और वो यानली के साथ आई थी उस घर में। मेरी मॉम पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जियांग फेंगमियान यही कहते हैं कि वो मैडम यू को प्यार करते हैं और वो उनको इसी घर में अपने साथ रखने वाले हैं। मेरी मॉम जिन्हें ये मंजूर नहीं था, बट वो कुछ कर भी नहीं पाई। मेरी मॉम मुझे पालना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरे सर से फादर का प्यार हट जाए, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। मैं बचपन से ही एक टॉक्सिक माहौल में पला बड़ा। मैंने देखा है अपनी मॉम को प्यार के लिए तरसते हुए। मेरे डैड जो कि मैडम यू के आने के बाद उनका बिहेवियर काफ़ी बदल गया। मैडम यू मेरी मॉम के खिलाफ उनके कान भरती थी और वो मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा सुनाते थे, उन्हें बहुत अब्यूज़ करते थे। मैं छोटा सा था लेकिन मैंने ये सब देखा। मैं बहुत डर जाया करता था घर का माहौल देख के। यानली भी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो भी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। जियांग चेंग का भी जन्म हुआ। फिर वो दोनों भी बड़े हुए, जहाँ वो दोनों मिलके मुझे बुली करते थे, जहाँ मैं इन सब से पूरी तरीके से थक चुका था। मुझे घर जाने का मन नहीं करता था। मैं घर से दूर रहने लगा वांग जी। जब मैं 12 साल का हुआ तब फाइनली एक दिन मेरे डैड ने मेरी मॉम पे हाथ उठाया, उन्हें बहुत मारा और तब मैंने ये सब कुछ देख लिया। मैं बहुत डर गया, मुझे सब कुछ से डर लगने लगा। तब मैंने अपनी मॉम के पास जाके कहा कि मॉम प्लीज़ प्लीज़ हमें ये सब छोड़ के चलना चाहिए। प्लीज़
हम अलग रहेंगे, हम हम इन सब से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं बहुत रो रहा था। मेरी मॉम को जब मेरी हालत देखी नहीं गई, तब फाइनली उन्होंने जियांग फेंगमियांग से अलग होने का फैसला लिया और वो अलग हो गए। मेरी मॉम और मैं 12 साल की उम्र में हम लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में आके शिफ्ट हो गए। मेरी मॉम, जिन्होंने एक स्कूल में टीचर का काम किया, और मैं, जो कि बहुत ही हार्ड वर्क करने लगा। मुझे स्कॉलरशिप मिली सबसे बड़े स्कूल में और मैं वहाँ पढ़ने आने लगा। मैंने ये फैसला किया था कि मैं कभी भी किसी को खुद को बुली करने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं हमेशा ब्रेव बना रहा। बट मैं हमेशा शादी, प्यार, इन सब से डर जाया करता था। मुझे डर लगता था इन सब से। मेरा इन सब से यकीन उठ गया था वांगजी। पता नहीं कैसे। जब मैं इस स्कूल में आया, तब पहली बार मैंने तुम्हें देखा वांगजी। मैं क्लास में बैठा हुआ था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग थे। तुम्हारे फेस पे एक स्माइल थी। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ उस समय एंजॉय कर रहे थे। तुम खुल के हंस रहे थे और मैं बस तुम्हें देखता रह गया। मैं 12 साल का था। मुझे नहीं पता कि मुझे उस वक्त क्या फील हुआ। बस मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता था। मैं चुपचाप बस तुम्हें देखता था। देख के मेरे फेस पे स्माइल आ जाया करती थी। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बट सोच लिया था मैं तुम्हें ये बातें कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता थी कि मेरी रियलिटी क्या है। और वैसे भी मैं जिस ट्रॉमा से निकल के आया था, मैं इन सब से बहुत डरता था। मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आता। पर तुम खुद मेरे पास आए। 15 की उम्र में तुम मेरे पास आए एक दिन। तुमने मुझसे बात की। मैं बहुत हैप्पी था उस दिन वांगजी, बहुत ज़्यादा। जिस दिन पहली बार तुमने मुझसे बात की थी, उस समर वेकेशन में जब तुम मेरे साथ थे, वो मूवमेंट मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। मैंने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील किया। धीरे धीरे मैं तुम्हारी तरफ और अट्रैक्ट होता चला गया। और जब तुमने उस दिन मुझे प्रपोज किया, एक सेकंड के लिए मैं डर गया था। मुझे अपने फादर एंड मदर का रिलेशन याद आ गया। मैं उस दिन घर पे गया। मैं हैप्पी भी था, पर मैं इस बारे में सोच भी रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, बट फिर भी मैंने हिम्मत करके तुम्हें हाँ कह दिया। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया भी, बट मैंने एक बार अपने दिल की बात सुनी और तुम्हें हाँ कह दिया, ये जानते हुए भी कि तुम स्कूल में एज अ प्ले बॉय कितने फेमस हो, ये जानते हुए भी कि तुम जानली के बॉयफ्रेंड हो। फिर भी मैंने खुद को बहने दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था वांगजी। पर तुमने तुमने मेरा मजाक बनाया। तुम्हारे लिए बहुत आसान था वांगजी, किसी का दिल तोड़ देना, फिर उससे माफी मांग लेना, है ना? ये कह देना कि हम तब बच्चे थे, हम छोटे थे, हमारी एज ही क्या थी, हम इमेच्योर थे। पर वांगजी, ये तो जरूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज तुम इमेच्योर थे, मैं भी इमेच्योर था। मेरी फीलिंग्स नहीं थी। प्यार एज से नहीं होता वांगजी, प्यार फीलिंग से होती है। ये डिपेंड करता है कि हम कितना फील करते हैं सामने वाले के लिए। बेशक मेरी एज कम थी वांगजी, शायद मुझे प्यार की उतनी समझ नहीं होगी, बट मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए प्योर थी। मैं बहुत पेन में था वांगजी। इतने साल बीत गए, बट वो पेन मेरे अंदर आज भी है। अब मुझे डर लगता है। मैं किसी पे भी यकीन नहीं कर पाता हूँ। मुझे प्यार मोहब्बत, मेरा इन सब से यकीन उठ चुका है वांगजी। मैं अब मैं चाह के भी किसी से प्यार नहीं कर सकता। ये कह के वीन वांगजी की फेस पे देखता है, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, जब तक मेरे दिल में वो पेन है वांगजी, मैं तुम्हें चाह के भी पूरी तरह से माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ और आइंदा फिर इस बारे में कभी मुझसे कोई बात मत करना। ये कहते हुए वीन
वांग जी के लिए दरवाजा खोल देता है। वांग जी, जो कि अपनी नजरों को झुकाए हुए वहां से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीन वही काउच पे बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे अपना बुरा पास्ट सब कुछ याद आने लगता है। वीन कुछ देर रोता है, फिर हिम्मत करके खुद को रेडी करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं जब वींग ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि वांग जी आज ऑफिस नहीं आया। वींग अपना काम करने लगता है। इधर ऐसे ही एक वीक हो जाता है, जहां इस एक वीक में वांग जी एक भी दिन ऑफिस नहीं आता। वींग को अब परवाह होने लगी थी। तभी वींग एक दिन नी वेसांग को कॉल लगाता है। नी वेसांग से बात करते हुए वींग पूछता है, नी वेसांग, दरअसल एक वीक से वांग जी ऑफिस नहीं आ रहा और उसकी जगह मुझे उसके ब्रदर इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। क्या तुम वेन्निंग वांग जी का दोस्त है ना, तो क्या तुम्हें पता है कि उसे क्या हुआ है? इस बात पे नी हुसैन कहता है, दरअसल 2 दिन पहले ही वांग जी का एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनते ही विंग घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो अभी कैसा है? इस बात पे नी वेसांग कहता है, वो अभी हॉस्पिटल में है। विंग कहता है, वो कौन से हॉस्पिटल में है? मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताओ। जिस पे नी वेसांग उसे बता देता है। विंग तुरंत ही भागता हुआ हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से रूम नंबर पूछता है और वांग जी के कमरे के बाहर आता है। वांग जी होश में आ चुका था, बट उसे काफी चोटें लग गई थी। विंग कमरे के बाहर से ही वांग जी को देखता है, जो कि अभी बैठा वेन्निंग से बातें कर रहा था। तभी विंग अंदर आता है, जिसे देख के वांग जी हैरान हो जाता है। विंग खुद को संभालते हुए कहता है, वो सर, जब मुझे पता चला आपके एक्सीडेंट के बारे में तो मैं यहाँ आ गया। इस पे वांग जी कहता है, मैं अब ठीक हूँ। विंग बहुत कुछ कहना चाहता था, बट वो अपने कदम रोक लेता है। विंग वांग जी से पूछता है, आपको कुछ चाहिए सर? क्या आप ठीक हो? इस पे वांग जी कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। विंग कुछ देर वहीं खड़े रहता है। देन वो उस कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उसे नी वेसांग मिलता है। तभी नी वेसांग विंग से कहता है, मेरे साथ आओ। वो लोग उसी हॉस्पिटल के गार्डन में आके बैठते हैं। नी वेसांग कहता है, विंग, एक बात बताओ, क्या तुम वांग जी को पसंद करते हो अभी भी? इस पे विंग कहता है, ये तुम कैसी बातें पूछ रहे हो? इस पे नी वेसांग कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वांग जी से अभी भी प्यार करते हो। विंग, तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ। तुम्हारे जाने के बाद वांग जी जिसे पता चला कि यानली उससे चीट कर रही है और देन वांग जी ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद वांग जी को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वो तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था, बट तुम उसे मिले ही नहीं। उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वांग जी अब धीरे धीरे फिर गिल्ड में रहने लगा और देन उसे एहसास होने लगा धीरे धीरे वक्त के साथ कि वो तुमसे प्यार करता था। वो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है। वक्त के साथ उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और डीप होने लगी। वांग जी, जो कि तुम्हें पूरी तरह से तलाश करने में लगा हुआ था, यहाँ तक कि उसने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया। वो हमारे पास आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, बट हमने कह दिया पर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे बारे में नहीं पूछे और तुम्हें ढूंढे भी नहीं। तुम्हें तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ने दे, तुम्हारे
तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दे। इसलिए वांग जी ने फिर तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि वो आखिर तुम्हारे सामने आके कहता भी क्या। वो जानता था कि उसने जो गलती की है उसकी माफी नहीं है, और वो तुम्हारे सामने आके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे वो सबसे अलग होने लगा, वो अपनी फैमिली से भी अलग रहने लगा। वांग जी बहुत ही ज्यादा कोल्ड और स्ट्रिक्ट हो चुका था। वो बस हर रोज दिन रात तुम्हें याद करता, आंसू बहाता, और बस दिन रात गिल्ट में जीता कि उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों किया। वी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे लिए उसे माफ करना आसान नहीं है। बट मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, हो सके तो उसे माफ कर दो और तुम दोनों फिर से अपनी एक न्यू शुरुआत करो। मैं जानता हूँ वी, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट फिर भी वी, इस तरह तुम दोनों हर्ट होते रहोगे। वांग जी, जो कि उस दिन तुमसे मिलने के बाद 2 दिन तक वो घर में ही था, वो किसी का फोन नहीं उठा रहा था। तो वेन्निंग उससे मिलने गया, जहाँ उस दिन वो वांग जी उसको लेके क्लब में आया। एंड देन वांग जी ने बहुत ड्रिंक की, वो बहुत रो रहा था, वो माफी मांग रहा था। एंड देन उसी के बाद वांग जी जब घर के लिए निकला तो उसका एक्सीडेंट हो गया। विंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने सफर किया है, वांग जी ने भी तुम्हारे जाने के बाद बहुत सफर किया है। उसे उसकी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हुआ। वो इतने सालों तुम्हारे लिए तड़पा है, वो गिल्ट में रहा है। और तुम जानते हो विंग, ये सबसे बड़ी सजा होती है जब इंसान को एहसास होता है कि उसने क्या गलती की है, और वो उसके लिए गिल्ट में रहता है, पछताता है हर रोज कि काश काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता, काश काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। और ये पश्चाताप सबसे बड़ी सजा है भीम, किसी इंसान के लिए। आखिर अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, तुम दोनों ऐसे ही तड़पते रहोगे। कभी कभी लाइफ में कुछ चीजों को भूल जाना चाहिए वीन, कभी कभी कुछ मेमोरीज को भूल जाना ही अच्छा होता है। लाइफ में इतने नियम कानून से चलोगे वीन तो कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम वांग जी को एक मौका दो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों अकेले हर्ट हो रहे हो। आई होप कि तुम मेरी बातें समझ गए होगे वीन। ये कह के नी वेसांग वहां से चला जाता है। वीन, जो कि कुछ देर वहीं बैठा रहता है और सब कुछ सोचता है। देन वीन, कुछ देर बाद वांग जी, जो कि अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी उसके कमरे में वींग आता है, जिसके हाथ में एक फ्लावर का बुके था। वींग वांग जी के पास आता है, जिसे देख के वांग जी हैरान होते हुए कहता है, वींग, तुम फिर से यहाँ। इस पे वींग वांग जी के पास आता है और वहीं बैठते हुए उसे वो फ्लावर्स देता है। वांग जी उसे लेते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसपे वींग कहता है, इसकी जरूरत है। जिसके हाथ में रेड रोज का एक बुके था। विंग वांग जी को देते हुए कहता है, मैं आखिरी बार वांग जी फिर से तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। आई लव यू। और अगर इस बार तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, देन मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊंगा। वांग जी, जिसे यकीन ही नहीं होता कि उसने क्या सुन लिया है, वो शॉक्ड होके विंग को देखते रह जाता है। तभी विंग फिर से कहता है, अब बोलो भी। वांग जी फिर से कहता है, विंग तुमने क्या कहा अभी। इस पे विंग कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार फिर से प्रपोज कर रहा हूँ। इस पे वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, बट विंग तुमने तो कहा था। तभी विंग कहता है, पहले ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। इस पे वांग जी उस फ्लावर को लेते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ विंग। इस पे विंग कहता है, मैं भी। तभी वांग जी कहता है, विंग,
प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मुझे माफ़ कर दो। इस पे विंग कहता है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मैंने सोचा इस बारे में और मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें एक मौका देना चाहिए। जो कुछ भी पास्ट में हुआ वांग जी, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, वो सब कुछ। और मैं फिर से अच्छी और नई यादें बनाना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार मुझे चीट नहीं करोगे और तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे। इस पे वांग जी कहता है, हाँ मैं ऐसा करूँगा विंग। तुम देखना, मैं मैं तुम्हें हैप्पी करूँगा। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगा। इस पे विंग कहता है, हाँ पर पहले तुम्हें ठीक होना होगा। जी जो कि बहुत ही हैप्पी था, वो विंग को गले लगा लेता है। विंग भी वांग जी को हग बैक करता है। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। विंग जो कि वांग जी को हग बैक करता है। देन यहाँ से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ वांग जी धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। विंग जो कि उसकी हेल्प कर रहा था। वांग जी जो कि एक वीक बाद ही ठीक हो जाता है। ये बहुत उसे चोटें थीं, बट वो फाइन था। वांग जी जो कि इस बार विंग से बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत केयर करता है। उसके जितने भी पेन था, उसकी बुरी यादें थीं, वांग जी पूरी कोशिश करता है कि वो सब मिटा दे। वो विंग के लिए सब कुछ करता है। इवन वो विंग के साथ उसकी मॉम से भी मिलने गया। विंग की मॉम भी विंग के लिए काफ़ी हैप्पी थी। विंग ने वांग जी ने विंग को अपनी फैमिली से भी मिलवाया, जहाँ उसकी फैमिली विंग से मिलने के बाद उसकी फैमिली को पता चला कि आखिर वांग जी इतना सैड क्यों रहने लगा था, क्यों वो अचानक से अपनी फैमिली से इतना दूर हो गया। वांग जी की भी फैमिली जिसने विंग को एक्सेप्ट कर लिया था, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वांग जी जिसने कभी भी विंग के बाद किसी को भी कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा, वो हमेशा से अपनी ओमेगा के लिए लॉयल था। एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद वांग जी विंग से कहता है, विंग चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। इस पे विंग कहता है, कहाँ? तभी वांग जी कहता है, चलो भी। जिस पे विंग कहता है, ओके फाइन। वांग जी विंग को आज कार में न ले जाके फिर से बाइक पे बैठाता है। विंग जो कि ये देख के हैरान रह जाता है। वांग जी विंग को बाइक पे लेके एक जगह आता है, और ये जगह जब विंग देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ वांग जी ने उसे पहली बार प्रपोज किया था। ये वही समंदर का बीच था। समंदर के किनारे बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन था। वांग जी विंग को वहाँ लेके आता है, एंड देन विंग के सामने बहुत सारे रोजेस एंड साथ में ही एक ब्यूटीफुल सा रिंग लेके घुटनों के बल बैठ के उसे प्रपोज करते हुए कहता है, विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हम्म? विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई प्रॉमिस कि मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ कह देता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, क्योंकि वांग जी ने 2 रिंग्स ली थी, और वो दोनों वहीं पे अपना एंगेजमेंट भी करते हैं। विंग बहुत ही हैप्पी था। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं, और वो लोग वहीं बैठ के उस समंदर को फिर से देखने लगते हैं और अपनी मेमोरीज को याद करते हैं। बट इस बार विंग की जो मेमोरीज हैं वो काफ़ी अच्छी और हैप्पी मेमोरीज हैं। विंग बहुत खुश था। वो अपना सर वांग जी के कंधे पे रखता है, एंड वो लोग उस समंदर को देखते हैं, जहाँ वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पे विंग भी कहता है, मुझे पता है तुम मुझे कितनी बार कहोगे। इस पे वांग जी कहता है, पूरी जिंदगी। विंग कहता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं, और यहीं पे इस फैन फिक्शन की एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, आई नो इस फैन फिक्शन में
कोई भी इंटीमेट सीन्स या फिर रोमांस नहीं था, क्योंकि मैंने ये एक प्योर फिक्शन लिखा था जो कि फीलिंग्स और इमोशन पे बेस्ड था। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों को ये पसंद नहीं आए शायद, बट फिर भी मुझे ये फिक्शन बहुत पसंद आया। खैर, आपको जैसा भी लगे आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। ओके, टेक केयर, टाटा बाय।